हरिओम। राम राम एवरीबॉडी। देखो, अब ये बुक कहाँ गई? वो बुक किसके पास है? इसमें एक्सरसाइज 2 खोलो, क्वेश्चन नंबर 6 देख एक बार इसका। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 6 देख। असल में एक पुराना क्वेश्चन है, आज याद आ गया इन दोनों की वजह से। इट वेज अबाउट अ पाउंड, ये लिखा ना। देखो, हालांकि देखो इन चीजों से कुछ होता नहीं, दूसरे की कमियां में बताने से ऐसा नहीं कि हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी खोपड़ी पे यूज क्या करो। मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा क्या कहेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब इस बुक में ना ये क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वेज, की जो वेज है ना इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, थोड़ी भी किसी ने इंग्लिश पढ़ी तो साफ बता देगा, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, अब इसके की में आंसर देखना, इसकी की में आंसर इसका दे रखा है एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब। हाँ, अब ये स्टेटिव वर्ब है, आंसर दे दिया एडवर्ब। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत छाप दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये मिस प्रिंटिंग मान लो, कुछ भी मान लो कि लिखना रहा होगा वर्ब, गलती से एडवर्ब लिख गया है, जो भी रहा। हालांकि ये गलती होनी नहीं चाहिए। ये गलती इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि रेन एंड मार्टिन बहुत अच्छा पब्लिकेशन है और लोग इसको एज अ रेफरेंस बुक यूज करते हैं। बट देयर लाइज ऑप्शन फॉर एवरीथिंग। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे हो सकती है, बुक से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। एक दूसरा एग्जाम्पल बड़ा सीधा से बताता हूँ। व्हाट अ काइंड ऑफ दिस एनिमल इज, ऐसे कुछ लिख दिया। अब ये भी एक बहुत अच्छी बुक जो अपनी नॉर्थ इंडिया में तो अच्छी खासी बिकती है, एसवी बख्शी जी की है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, बहुत ज्यादा बिकती है, अच्छी भी है। तुम में से किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो यही लेना। अब उसमें देखो इन्होंने क्या किया, ए हटा दिया है, यहां से ए हटवा दिया। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ, या शायद दिस नहीं लिखा होगा, ऐसे हटवा दिया। अब जबकि देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या करना है, इसका इंटरप्रिटेशन ये करना है इन्हें कि व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल या अ मैन ही इज। ठीक है, यहां से आर्टिकल हटवाना है। अब पता नहीं जिसने इंटरप्रिटेशन लिखा इस कॉन्सेप्ट का या जिसने तैयार किया उसका दिमाग घूम गया, या लिखना कुछ और चाहता था, लिख कुछ और बैठा, वो यहां पे लगा के हटवा दिया। अच्छा, यहाँ पे तो यूज करने का लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि जो वर्ड है ये खुद ही डिटर्मिनर का काम करेगा काइंड नाउन के साथ, तो यहाँ तो डिटर्मिनर की जरूरत ही नहीं है, लिखना था यहाँ और यहाँ से रिमूव करवाना था, यहाँ लगा के हटवा दिया। ठीक है, अब उसमें कई इस तरीके में मिस इंटरप्रिटेशन है। अब होता है कि जब तुम पढ़ते रहोगे ना, यू विल ऑफन कम अबाउट, मतलब कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तुम्हें अक्सर ऐसी चीजें फेस करने को मिलेंगी कि जहां पे तुम्हें लगेगा कि मतलब जो हमने पढ़ा या जाना है उसमें से कोई एक गलत है, एक सही है। तो कौन सही है कौन गलत है इस चक्कर में मत पढ़ना, तुम ये देखना कि तुम्हें क्या सही लग रहा है। तुम्हारे जो अपने बेसिक्स हैं, तुम्हारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है देश दुनिया की, लैंग्वेज की, उसके हिसाब से देखो सही क्या है गलत क्या है। मैं खुद को जस्टिफाई करूंगा, वो अपने को जस्टिफाई करेंगे, तुम्हें किसी एक की बात माननी पड़ेगी, तुम मानोगे क्यों? अपने आप देखो, अपने आप सोचो, अब फिर जो लॉजिकल लगे उसको सही मानो। बहुत बवाल है इंग्लिश को लेकर। अब जो देन के बाद में लोग मी लिखते हैं ना, उनका सीधा सा इंटरप्रिटेशन यही होता है, लेकिन भैया वो नहीं लॉजिकल है। ठीक है, साफ पता है कि कंपैरिजन सेम काइंड ऑफ थिंग्स का या सेम काइंड ऑफ पर्सन का या सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स का होता है, तो फिर कैसे लिख दोगे? अब लिख दिया तो उसको छोड़ो, ये चलती रहती हैं चीजें, भरोसा अपने पे क्या करो। पहला क्वेश्चन देखो, आ जाओ। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने लिखा इट वॉज ऑल व्हाट आई हैड। ये तो छोड़ो, ये तो खैर बहुत अच्छी बुक्स हैं जिनके मैंने ये दोनों तुम्हें क्वेश्चंस बताए हैं, और ये जो वेज अबाउट वाला पाउंड वाला है ना, ये किसी बच्चे ने आके पूछा। पटना पब्लिकेशन एक किताब। ठीक है, अगर तुम लोग प्रैक्टिस करते होगे। मूर्खता देखो, उनकी तो खैर मैं मूर्खता कहूंगा, इन दोनों की तो गलतियां कहूंगा, उनकी तो मूर्खता है। अब बच्चे को ये लिखवाया कि इट इज आई, अगर हु से पहले लिखा है तो फिर इज ही आएगा, तो फिर इज आएगा। बाकी सिचुएशन में सब्जेक्ट एंटीसेंट के नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब अगर हम आई ना लिखकर यहाँ पे यू लिख दें तो आर आएगा, शी लिख दें तो इज आएगा, आई लिखा तो फिर इजी आएगा। अबे क्या लॉजिक है ये? और जबरदस्ती मतलब स्टार बना के नहीं लिखते हैं, मेन पॉइंट होता है स्टार बना के लिखते हैं, वैसे लिख रखा है। ये हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे सीख क्यों नहीं पाते? इनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये हिले हुए, दूसरा इनको पढ़ाने वाले इनसे बड़े हिले हुए। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स की बड़ी तगड़ी कमी है, क्या माने क्या गलत माने क्या सही माने कुछ पता ही नहीं चलता है होच होच में। ठीक है,
तो बाकायदा स्टार बना के स्पेशल नोट में लिख रखा है कि अगर हु से पहले इट इज आई लिखा हो तो हु के बाद फिर इजी आएगा। क्या मूर्खता दे रहे हो देखो। अब जो बेचारा सीधा साधा बच्चा है वो मान लेगा इस बात को, वो उसके जड़ हो गई बात दिमाग में, उसके जिंदगी भर रहेगी। और वही बात अपने बच्चों को सिखाएगा, अपने छोटे भाई बहन को सिखाएगा, वही अपने दोस्तों को जो उसकी बात मानते होंगे सिखा देगा। तुमने गलती कहां तक पहुंचा दी। तो ये तो बेवकूफी है अव्वल दर्जे। इसलिए मैं कहता हूं कभी कोई ऐसी बुक जिसमें हिंदी इंग्लिश एक साथ में लिखी हो पढ़ने के लिए यूज मत करना। और उसका पब्लिकेशन देख लेना, अगर उसका पब्लिकेशन इलाहाबाद पटना हो तो छोड़ ही देना। दो जगह की छपी किताब हो तो पढ़ना मत, छोड़ देना फिर उसे। क्या मजाक है यार, ऐसी ऐसी बातें लिखते हो। कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं, जो मन में आया अच्छा लगा लिख दिया। चलो, तो खैर हमारा देखो पहला क्वेश्चन है इट वॉज ऑल वट आई हैड। अब यहाँ पे व्हाट हमने लिख दिया, और हमने पढ़ा कि व्हाट का यूज हमें तब करना चाहिए जो एंटीसेंट ना दिया हो, क्योंकि इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट। एंटीसेंट ऑल लिखा हुआ है तो एंटीसेंट ऑल लिखा हुआ है तो दैट लिखो। इट वॉज ऑल दैट आई हैड। अगला देखो, ही इज वन ऑफ देम हु थिंक आफ्टर डूइंग द वर्क। अब हमने कहा कि ये उन लोगों में से है जो काम करने के बाद में सोचते हैं। ठीक है, कोई खास लोग हैं ऐसे जो काम करने के बाद सोचते हैं, जर्नल जर्नल, तो देम की जगह दोज लिखो। ही इज वन ऑफ दोज हु थिंक आफ्टर डूइंग द वर्क। दोस्त का मतलब कोई भी, चाहे हम में से, चाहे तुम में से, चाहे कहीं से भी। फिर हमने लिखा दे आर मोर सक्सेसफुल देन यू एज दे लाइक यू डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। अब देखो, अगर हम लिखें दे लाइक यू डोंट प्रोक्रेस्टिनेट तो इसका मतलब हम क्या माने, दे और यू दोनों प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते या केवल यू नहीं करता दे करते हैं। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा दोनों ही नहीं करते। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब टालना काम को, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते और ये दोनों की सिमिलरिटी है तो फिर दे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है यू से। और अगर दे ज्यादा सक्सेसफुल है यू से तो इसका मतलब इनमें हमें डिफरेंस शो करना होगा। अगर डिफरेंस शो करना है तो लाइक यू को गलत जगह लिख दिया, प्रोक्रेस्टिनेट के बाद लिखो दे लाइक दे डोंट प्रोक्रेस्टिनेट लाइक यू। अब जब हम ये लिख देंगे दे डोंट प्रोक्रेस्टिनेट लाइक यू तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बट यू डू। इसका मतलब जाएगा बट यू डू। तो जब हम लाइक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं नेगेटिव वर्ब से पहले तो ये सिमिलरिटी शो करता है, बाद में लिखते हैं तो डिफरेंस शो करता है। तो इसको लिखो दे डोंट प्रोक्रेस्टिनेट लाइक यू। तो मतलब वो अपने काम को टाइम से करते हैं, ये टालता रहता है, इसीलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल है और ये उतना नहीं है। अगला देखो, एवरीवन हैज सबमिटेड वंस रजिस्ट्रेशन फीस। हिज, अच्छा एक रहेगा फोर्थ, एवरीवन लाइक यू हैव सपोर्टेड द डिसीजन। देखो लाइक प्रीपोजिशन हो गई, यू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सब्जेक्ट एवरीवन हो गया, एवरीवन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज। एवरीवन हैज सपोर्टेड। प्रीपोजिशंस के बाद लिखेगा नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, वो वर्ब के ना सब्जेक्ट हो सकते हैं ना ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगला देखो, वी कुड हियर एवरी वन ऑफ द वर्ड्स दे सेड। देखो फिफ्थ में तो वही आ जाएगा हिज वंस की जगह, ठीक है। सिक्स्थ पे आ जाओ, वी कुड हियर एवरी वन ऑफ द वर्ड्स। अब हमने एवरी वन ऑफ द वर्ड्स लिखा और ये सिंगल वर्ड एवरी वन यूज होता है थिंग्स पीपल के लिए, या तो इसको स्पेस के साथ लिखो वी कुड हियर एवरी वन ऑफ द वर्ड्स, या फिर लिखो ईच, वी कुड हियर ईच ऑफ द वर्ड्स। अगला देखो, द ऑथर हु यू क्रिटिसाइज्ड इन योर रिव्यू हैज रिटन दिस प्ले। क्रिटिसाइज्ड वर्ब हो गई, इसका सब्जेक्ट हो गया द यू, ठीक है। अच्छा उसके बाद में एक वर्ब अभी और है, हैज रिटन दिस प्ले, उसका सब्जेक्ट हो गया द ऑथर। अब हमारे पास दो वर्ब हैं, दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट हो गए, अब कोई वर्ब बचे नहीं, ये जो हु है ये गलत हो गया। अब या तो इसको रिप्लेस करो, मतलब हुम से रिप्लेस ही करना पड़ेगा, एक ही तरीका है। तो इस हु को हटा के इसकी जगह हुम लिख दो। अच्छा हुम लिख देने से देखो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कौन सी वर्ब का, कौन सी वर्ब का, क्रिटिसाइज का। अब ये क्रिटिसाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अगला देखो, ओनली यू एंड मी कैन सॉल्व दिस रिडल, आई आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा करो, ओनली यू एंड आई। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, दे बोथ नेवर क्वारेल्ड विद वन अनदर ओवर एनीथिंग। दे बोथ नेवर क्वारेल्ड विद वन अनदर ओवर एनीथिंग, क्या लिखा, ईच अदर। दो के लिए हमेशा ईच अदर लिखा करो। द मैन हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस हु हैड स्टोलन योर लगेज। अब देखो ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखे ना, हु हैड स्टोलन योर लगेज, ये रिलेटिव क्लॉज किसे डिस्क्राइब करने के लिए, मैन को या पुलिस को, मैन को। हमें पता है रिलेटिव क्लॉज जो है ना इसका एंटीसेडेंट है मैन, तो अगर मैन एंटीसेडेंट है तो हमने तो इसको पुलिस के साथ लिख दिया, इसका मतलब तो पुलिस ने लगेज चुरा लिया था, ये तो गलत मीनिंग हो गया।
अब इसको सही करना है तो एक तरीका तो ये कि जो रिलेटिव क्लॉज है ना वो मैन के साथ लिखो, द मैन हु हैड स्टॉलन योर लगेज हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द पुलिस। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि जो मेन क्लॉज की वर्ब पैसिव है ना इसको एक्टिव बना दो। जब एक्टिव बना दोगे ना तो ये जो मैन अभी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा और रिलेटिव क्लॉज के पास पहुंच जाएगा। द पुलिस हैव आइडेंटिफाइड द मैन, द पुलिस हैव आइडेंटिफाइड द मैन। तो अगर हम मेन क्लॉज को वॉइस चेंज कर दें तो भी हमारा जो एंटीसेडेंट है वो रिलेटिव क्लॉज के पास पहुंच जाएगा, या फिर हम रिलेटिव क्लॉज को ही उसके पास लेके जाएं। अब दोनों में से जो सही तरीका लगे वो यूज कर लो। अगला देखो, ऑल ऑफ दिस पीपल हैव लिटिल नॉलेज अबाउट दिस प्रोग्राम। अब देखो इस सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है। अगर हम लिख रहे हैं ना लिटिल नॉलेज, तो लिटिल का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट नो। इसका मतलब ये हुआ ना ऑलमोस्ट नो। तो अगर ये मीनिंग नेगेटिव है तो ऑल तो हमने गलत यूज कर लिया, तो पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज होता है। इसकी जगह लिखो नन, नन ऑफ दिस पीपल। अच्छा जब नन लिख दोगे तो मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा नन की वजह से, तो फिर हमें लिटिल की जरूरत नहीं रहेगी, तो उसकी जगह लिखना एनी, नन ऑफ दिस पीपल हैव एनी नॉलेज। ऑल, बोथ, ईच, एवरी, सम, इनको पॉजिटिव मीनिंग में यूज क्या करो। अगला देखो, माई मदर दैट इज अ हाउस वाइफ हैज बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हु, हु लिखो, हु इज अ हाउस वाइफ। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में दैट मत लिखा करो, दैट केवल डिफाइनिंग क्लॉजेज में। अगला देखो, ही इज स्टिल द सेम फन लविंग पर्सन दैट। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे फन लविंग पर्सन लिखा नाउन, उसके साथ हमने एक डिटरमिनेंट लगा द सेम। द सेम का मतलब हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। अगर किसी नाउन की आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करना हो या स्ट्रेस करना हो तो उसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा करो। तो होम के साथ लिखो दैट, होम की जगह लिखो दैट। नेक्स्ट देखो, द पीपल होम कॉल्ड यस्टरडे वांट टू बाय द मशीन। अब देखो यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक है कॉल्ड और एक है वांट टू बाई। वांट टू बाई का सब्जेक्ट हो गया पीपल, कॉल्ड का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो गलत हो गया, तो इस होम को कर दो हु कॉल्ड। तो दो वर्ब हो गए, अपने दोनों के सब्जेक्ट हो गए। 15th क्वेश्चन देखो, वी डिडंट हैव मच टाइम लेफ्ट सो वी डिसाइडेड टू वॉच ईच ऑफ द मूवीज। अब देखो ईच का मतलब होता है टोटल, ईच का मतलब होता है जितने हैं वो सारे के सारे एज सेपरेट इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर ये पर्सन कह रहा है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था तो इसने हर एक मूवी देखने का डिसीजन क्यों लिया, तो ईच की जगह लिखो इधर, वी डिसाइडेड टू वॉच ईदर ऑफ द मूवीज। अच्छा ईदर का मतलब एनी ऑफ द टू भी होता है और ईच ऑफ द टू होता है, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसका मतलब मानना पड़ेगा एनी ऑफ द टू, ईदर ऑफ द मूवीज। ईदर का मतलब कोई एक। मान लो, और क्या, वन ऑफ द मूवीज भी लिख सकते हो, या तो वन लिखो या इधर लिखो। अगला देखो, व्हाट इज द बेटर एक्सरसाइज, स्विमिंग और टेनिस। अब अगर ये स्विमिंग और टेनिस ना लिखे हो तो ये सही है, व्हाट इज द बेटर एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन स्विमिंग और टेनिस हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो में से एक को चूज करना है। तो जब चॉइस एक्सप्रेस करनी हो या किसी को इंडिकेट करना हो या किसी को पॉइंट आउट करना हो तो हमेशा विच लिखा करो, विच इज द बेटर एक्सरसाइज। जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो और उन्हीं ऑप्शंस में से किसी को पिक करना हो तो हमेशा विच का यूज क्या करो, सिलेक्शन के लिए विच लिखा करो। ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। डिफरेंस हम किस में शो कर रहे हैं, आइडियाज में, पीपल में, आइडियाज में। तो फ्रॉम के बाद में आइडियाज तो लिखे ही नहीं, तो या तो लिखो फ्रॉम दोज ऑफ वन अनदर और नहीं तो लिखो फ्रॉम वन अनदर्स। डिफरेंस आइडियाज में शो किया जा रहा है, पीपल में नहीं। अगला देखो, बोथ द टीम्स विच प्लेड द मैच स्कोर्ड 1 पॉइंट ईच। ठीक है, दैट आ जाएगा। बोथ द टीम्स, बोथ का मतलब टोटल, दोनों ही। तो जब हमें टोटल नंबर या टोटल अमाउंट को रेफर करना हो नाउन्स के, तो उनके साथ भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या करो, बोथ द टीम्स दैट प्लेड द मैच। अगले में भी देखो वही है, सरल इज द ओनली पर्सन दैट। ठीक है, हाँ, सरल इज द ओनली पर्सन दैट। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने लिखा द प्लेयर गॉट एवरी ऑफ हिज लेग्स, ईच ऑफ हिज लेग्स। देखो पहले एक तो बात, तो लेग्स दो होती हैं तो इसलिए एवरी आएगा नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे देखो हमने एवरी को कॉम्प्लीमेंट बना के लिख रखा, गेट लिंकिंग वर्क के साथ। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव बनते हैं, एवरी डिटर्मिनर होता है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन सकता। तो एक तो कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता इसलिए गलत, दूसरा लेग्स दो ही होती हैं तो इसलिए भी ईच हमें लिखना पड़ेगा। 21st देखो, नो बडी ऑफ द स्टूडेंट्स कुड स्कोर मोर देन 50%।
अब ये जो नोबडी ऑफ द स्टूडेंट्स हमने लिखा ना, ये गलत है। नोबडी, एवरीबडी, समबडी किसी के पार्ट नहीं होते, तो इनको इस तरीके से मत लिखो। या तो लिखो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, या लिखो नो स्टूडेंट्स। या तो लिखो नन ऑफ द स्टूडेंट्स या लिखो नो स्टूडेंट्स। 22 देखो, नाउ आई रियली फाइंड माई सेल्फ क्वाइट सेटिस्फाइड हैविंग डन ऑल वेरी वेल। अभी जो ऑल हमने प्रोनाउन यूज किया ना डन वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के, ध्यान से देखो, इसका हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है पूरे सेंटेंस में। मतलब हम ये नहीं बता सकते ऑल किसकी जगह यूज हो रहा है। तो अगर हम नहीं बता सकते किसकी जगह यूज हो रहा है, तो इसको हटाओ और इसकी जगह पे लिखो एवरीथिंग। 23 देखो, हु सेज दैट इज अ लायर। अब यहाँ पे हमने हु यूज कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसेडेंट लिखा नहीं, तो या तो इसका एंटीसेडेंट लिखो एनीवन हु, एनी पर्सन हु। नहीं कुछ समझ में आए तो इसको हटा के सीधे लिखो हुएवर, हुएवर सेज दैट इज अ लायर। रिलेटिव प्रोनाउंस बिना एंटीसेडेंट के मत लिखा करो। 24 सेंटेंस में जहां पर हमने इट्स लिख रखा है, यहां पर हमें डिटर्मिनर की जरूरत है या सब्जेक्ट के? सब्जेक्ट की जरूरत है। डिटर्मिनर की जरूरत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई नाउन तो है नहीं जिसे डिस्क्राइब करना हो। तो ये जो हमने इट्स लिखा है तो डिटर्मिनर ही होता है, इसको हटाओ, अपस्ट्रॉफी वाला इट्स लिखो। अपस्ट्रॉफी वाला इट्स लिखो, इसका मतलब हो जाता है इट इज। 25th क्वेश्चन में हमने लिखा है इंडियन डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर कंट्री। कंपेरिजन किस में हो रहा है, डेमोक्रेसी में या कंट्रीज में? डेमोक्रेसी में, तो लिखो देन दैट ऑफ एनी अदर कंट्री। इंडियन डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एनी अदर कंट्री। 26 देखो, they produced two reports both of which contained no useful suggestions, neither of which। बोथ का यूज पॉजिटिव मीनिंग के लिए होता है, ये हमारा नेगेटिव है, तो बोथ हटाओ, इसकी जगह लिखो नीदर, नीदर ऑफ विच। अच्छा, जब नीदर लिख दोगे तो मीनिंग नेगेटिव हो ही जाएगा, तो उस नो की जरूरत नहीं रहेगी, या तो उसको हटा ही देना बिल्कुल, या उसकी जगह एनी लिख देना। नीदर ऑफ विच कंटेन्ड एनी यूजफुल सजेशंस। फिर हमने लिखा ऑल स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर वन अनदर वेल फॉर द अपकमिंग एग्जाम। स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, खुद को या एक दूसरे को? जो प्रिपेयर करेगा वो अपनी प्रिपरेशन करेगा ना, तो ये रिफ्लेक्शन या रेसिप्रोकेशन? रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन है तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, वन अंदर इसे हटा के देमसेल्व्स लिखो। ऑल स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। 28 देखो, नाउ पीपल हैव बैंक्स टू डिपॉजिट देयर मनी देयर। अब देखो, हालांकि क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन ये आया सीडीएस के पेपर में, इसीलिए हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। ये जो देयर है ना, ये पजेसिव केस का डिटर्मिनर होता है, और ये जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अब ये डिटर्मिनर है तो ये नाउन से पहले आना चाहिए था, तो उसको ले आओ यहाँ। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको लिखो लास्ट में। डिटर्मिनर्स को नाउन से पहले लिखकर यूज क्या करो। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे सही करना है, नाउ पीपल हैव बैंक्स टू डिपॉजिट देयर मनी देयर। अगला देखो, द ट्रीज इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर टॉलर देन अ डेसिडुअस वन। ये जो डेसिडुअस हमने यूज किया एडजेक्टिव है, किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है? चलो छोड़ो, डेसिडुअस के बाद में जो हमने यूज किया है वन, ये वन किसकी जगह यूज हुआ है, नाउन है? ट्री की जगह या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जगह? हाँ, ये रेन फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में यूज हुआ नाउन है, ना कि ट्रीज के लिए। और ये डेसिडुअस जो होता है ये एडजेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम फॉरेस्ट का कर रहे होते तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन कंपैरिजन ट्रीज का हो रहा है, तो ये देन के बाद लिखो देन दोज इन अ डेसिडुअस वन। दोज इन का मतलब ट्रीज इन। क्वेश्चन नंबर 30, while returning home late at night they found them being chased by a gang of robbers themselves। they found themselves being chased, they found themselves being chased। अगला देखो, there is a great possibility that yours opinion differs from hers। अब ओपिनियन नाउन है, उसका डिटर्मिनर आएगा, डिटर्मिनर योर्स होता नहीं है, तो इसको योर लिखो एक। दूसरा, वो जो फ्रॉम के बाद हमने हर लिखा वो डिटर्मिनर है। अब या तो उसके बाद नाउन लिखो कि कौन से नाउन के लिए डिटर्मिनर यूज हो रहा, फिलहाल में ओपिनियन के लिए यूज हो रहा है, तो या तो लिख दो फ्रॉम हर ओपिनियन, और नहीं तो उसकी जगह प्रोनाउन लिख दो हर्स।
योर ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम हर्स, हर्स का मतलब हर ओपिनियन हो जाएगा। अगला देखो, प्रैक्टिकली ईच फ्रूट इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, आर वी टॉकिंग अबाउट सम डेफिनेट फ्रूट और फ्रूट इन जनरल? जनरल तो एवरी लिख दो, प्रैक्टिकली एवरी फ्रूट इज अ काइंड ऑफ फ्लावर। प्रैक्टिकली, नियरली, रफली, अप्रोक्सीमेटली जब भी लिखे हो तो हमेशा वहां पे बात जनरल की होती है, ना कि किसी डेफिनेट की, तो एवरी का यूज क्या करो। 33 का आंसर अपने आप बताओ। हम्म, कौन सा? इट क्यों रिमूव कर दोगे? अच्छा यहाँ पे देखो, जो दैट क्लॉज में हमने वो यूज कर रखा है यू, ठीक है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन यूज हुआ है मेन क्लॉज में लिखे गए नाउन मोस्ट पीपल के लिए। अब मोस्ट पीपल का पर्सन क्या, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? मोस्ट पीपल का पर्सन फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड। अगर ये थर्ड पर्सन का नाउन है तो इसके लिए प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन का यूज करना चाहिए था, दे, यू गलत है, तो यू की जगह लिखो दे। अगला देखो, गोल्ड बिकम्स कॉस्टली बिकॉज ऑफ। अब हमने कहा कि गोल्ड जो है वो महंगा हो जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, किस वजह से महंगा हो जाता है? बीइंग फेवरेट, बीइंग फेवरेट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो अगर ये बीइंग फेवरेट ऑफ वुमेन बिकॉज ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हम इसे जेरेंट कहेंगे। जेरेंट से पहले पजेसिव केस आता है, तो ये जो इट है ना, इसको पजेसिव केस में लिखो इट्स, बिना अपॉस्ट्रोफी के। जेरेंट से पहले पजेसिव केसेस के नाउन या प्रोनाउन लिखा करो। अगला देखो, आई हैव नो सिंपैथी फॉर देम हु ऑलवेज कंप्लेन अबाउट अदर्स एंड डू नथिंग ऑन देयर ओन। अब हमने कहा ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, ये कोई खास लोग हैं या जनरल? जनरल, तो देम की जगह लिखो दोज। आई हैव नो सिंपैथी फॉर दोज हु ऑलवेज कंप्लेन अबाउट अदर्स एंड डू नथिंग ऑन देयर ओन। अगला देखो, द वे दे ग्रिंड एट हर वाज नॉट फ्रेंडली एट ऑल। अब देखो ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। द वे वॉज नॉट फ्रेंडली एट ऑल, ये मेन क्लॉज है। दे ग्रिंड एट हर, ये रिलेटिव क्लॉज है। अच्छा, रिलेटिव क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन है मिसिंग, वो हमने लिखा नहीं। अब रिलेटिव प्रोनाउन हम तभी मिस कर सकते हैं जब क्लॉज डिफाइनिंग हो और वो रिलेटिव क्लॉज ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो रिलेटिव क्लॉज जो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा वो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रीन वर्ब इंट्रांसिव होती है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अबे ग्रीन का मतलब क्या होता है? पागल से सब। ग्रीन का मतलब होता है किसी पे हंसना, मजाक बनाने के लिए उसका। अब जैसे जो ग्रीन वर्ब है ना, ये इंट्रांसिव वर्ब है, तो इसका तो ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता तो इसका मतलब वो जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके चक्कर में वो प्रीपोजिशन भी मिसिंग है, तो इसको लिखो द वे इन विच दे ग्रिंड, द वे इन विच दे ग्रिंड। अगला देखो, द मैन ट्राइड हिमसेल्फ टू रिपेयर द कार बट इट वॉज ऑफ नो यूज। अब देखो ये जो हमने लिखा ना ट्राइड वर्ब, द मैन ट्राइड, व्हाट डिड ही ट्राई? टू रिपेयर द कार। टू रिपेयर द कार जो इन्फिनिटिव है वही ट्राइड का ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट वो है तो इसका मतलब हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। अगर हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। एम्फेटिक एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया तो इसे उसके साथ लिखो जिसे एम्फेसाइज करना है, मैन के साथ। द मैन हिमसेल्फ ट्राइड टू रिपेयर द कार। तो जो ट्राइड वर्ब है ना, अगर हिमसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट होता तब तो इसकी पोजीशन सही है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है टू रिपेयर द कार। अगला तो आसान है, when one believes in oneself, ठीक है, one surely succeeds in all that one does। अगला देखो, कमल कुड नॉट रिकंसाइल टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ लूजिंग हिज जॉब। अब देखो रिकंसाइल है, रिजाइन है, सरेंडर है, सबमिट है, इनका मीनिंग सेम सा होता है कि किसी चीज को लेकर हार मान लेना, मतलब अपने को तैयार कर लेना वो चीज एक्सेप्ट करने के लिए जो हम चाहते नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिकंसाइल वर्ब हमने लिखे ना, इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, कमल कुड नॉट रिकंसाइल हिमसेल्फ। रिकंसाइल वनसेल्फ का मतलब होता है टू प्रिपेयर वनसेल्फ, टू मेक वनसेल्फ रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट, एक तरीके से सरेंडर कर देना। रिकंसाइल हिमसेल्फ लिख दो। फिर उसके बाद में आ गया हमारा 40, द डॉग्स आर रिफ्लेक्शन। अब देखो द डॉग्स आर रिफ्लेक्शन लिख दिया, हुज रिफ्लेक्शन डिड इट सी। अब हुज का रिप्लाई चाहिए, तो हुज का रिप्लाई ये जो हमने इट्स लिखा ये नहीं होता, हुज का रिप्लाई होता है इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी। ये जो इट्स लिखा ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हटाओ, इट्स लिखो जो डिटर्मिनर होता है वो।
41st क्वेश्चन देखो, द मैन वॉज अ ग्रेट स्कॉलर हु मेट अस एट द पार्टी यस्टरडे। यहाँ पे देखो हु मेट अस एट द पार्टी यस्टरडे जो हमने लिखी है रिलेटिव क्लॉज, ये किसका डिस्क्रिप्शन है, मैन का या स्कॉलर का? ये मैन का है। दो वजह है मैन के होने की, एक तो जो स्कॉलर है वो खुद डिस्क्राइब कर रहा है मैन को, वो तो खुद ही मैन का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो ये रिलेटिव क्लॉज स्कॉलर का डिस्क्रिप्शन नहीं होगी क्योंकि वो तो खुद ही डिस्क्रिप्शन है मैन का, एक चीज। दूसरी बात, अगर हम ये रिलेटिव क्लॉज लिखेंगे किसी को डिफाइन करने के लिए तो उसके साथ में हमें द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। द आर्टिकल देखो मैन के साथ लिखा है, स्कॉलर के साथ नहीं, तो इसका मतलब ये क्लॉज डिफाइन करने के लिए मैन को है, स्कॉलर को नहीं, तो इसकी पोजीशन गलत लिख गई। इसको लिखो, द मैन हु मेट अस एट द पार्टी यस्टरडे वाज अ ग्रेट स्कॉलर। द मैन हु मेट अस एट द पार्टी यस्टरडे वाज अ ग्रेट स्कॉलर। ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज का एंटीसेडेंट हमारा सब्जेक्ट है द मैन, ना कि कॉम्प्लीमेंट। अगला देखो, they who believe in God are called theists while they who don't believe in God are called atheists। अब देखिए अभी बात जनरल लोगों की हो रही है, चाहे वो किसी भी पर्सन के हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पर्सन के लोग हों, जो गॉड में बिलीव करते हैं वो थीस्ट हैं, जो नहीं करते वो अथीस्ट हैं। तो अगर बात ये डेफिनेट थर्ड पर्सन की ना होके जनरल की हो रही है तो दे गलत लिख दिया, दोनों जगह दोज लिखो, दोज हु बिलीव इन गॉड एंड दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड। दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है बेटा। हम्म, क्यों? कोई भी प्रोनाउन हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता दोज? एंटीसेडेंट कौन से प्रोनाउन होते हैं? अबे एंटीसेडेंट कौन से प्रोनाउन होते हैं? फिर क्यों परेशान है जब कोई भी हो सकते हैं? अगला देखो, डू यू अंडरस्टैंड दैट ही इज सेइंग। अब हमने दैट तो लिख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे वो तो लिखा ही नहीं क्या नाम, एंटीसीडेंट। अगर हम दैट रिलेटिव नाउन यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो दैट हम यूज कर रहे हैं सेइंग का ऑब्जेक्ट है, जो सेइंग हमारी वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और कंजंक्शन है दोनों ही, तो इसका मतलब रिलेटिव नाउन है, लेकिन अगर रिलेटिव नाउन है तो इसका एंटीसीडेंट तो कहीं लिखा नहीं, तो बिना एंटीसीडेंट के तो रिलेटिव नाउन गलत हो जाते हैं। तो या तो कोई एंटीसीडेंट लिखो, डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए तो दैट को हटा के वर्ड लिखो। एंटीसीडेंट दे रखा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा करो, नहीं दे रखा हो तो वर्ड लिखा करो। 44th क्वेश्चन देखो कैसा है, सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 44 सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? पता नहीं, बेचारों को मछली सी पकड़ रहे हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, क्या पूछ दिया उनसे, ऐसा लग रहा है रॉकेट साइंस का क्वेश्चन पूछ दिया। नहा लिया कर, खुजली करता रहता बंदर के जैसे। 44 में बता दो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। इतने से बदतमीज है ये, देखो पता ही नहीं चल रहा, और क्या, कैसे पता चलेगा? सेंटेंस अपने आप बताएगा तुझे हिले हुए। सिंपल सेंटेंस है ये। इस सिंपल सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट है मिसेस सेन, ठीक है, और प्रेडिकेट है वॉज अवॉर्डेड बाय द चेयरपर्सन। अब ये सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट मिसेस सेन हो गई, अब प्रेडिकेट हो गया वॉज अवॉर्डेड बाय द चेयरपर्सन। उसके अलावा जो बीइंग द मोस्ट पंक्चुअल एम्प्लॉय हमने लिखा ना, ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो मिसेस सेन को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब ये पार्टिसिपल है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है मिसेस सेन को। अच्छा चलो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, मिसेस सेन सब्जेक्ट हो गई, बीइंग द मोस्ट पंक्चुअल एम्प्लॉय उनका डिस्क्रिप्शन, एक हमारी फ्रेज हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल, वॉज अवॉर्डेड बाय द चेयरपर्सन प्रेडिकेट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमने अननेसेसरी प्रोनाउन यूज कर रखा है सब्जेक्ट बनाकर सी। उस सी प्रोनाउन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रेडिकेट के साथ उसे लिखा जा रहा है उस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट पहले से ही मिसेस सेन है, तो वो जो सी है ना उसे हटा दो। अननेसेसरी प्रोनाउन यूज हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं, उसे रिमूव कर दो। 45th का आंसर अपने आप बताओ। लीड्स, 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 नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर लिखा करो। और जब कभी ऐसा लगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में से एक को चेंज करके सही कर सकते हैं तो हमेशा वर्ब को सही क्या करो। तो नीदर ऑफ लिख दे तो वर्ब सिंगुलर लिखो लीड्स। अगला देखो, वी हैव मेट द गर्ल हु सेव्ड टू ड्राउनिंग चिल्ड्रन एंड द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ऑनर्ड हर। ये अपने आप सही करो। हाँ? देवी जी देखो, यहाँ पे देखो ये जो हमने लिखा ना वॉज ऑनर्ड हर, मतलब
प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ऑनर्ड हर, ये जो हर हमने लिखा ना पर्सनल प्रोनाउन है, और ये पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है गर्ल के लिए। अच्छा, उस गर्ल के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज कर रखा हो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रखा तो ये पर्सनल प्रोनाउन रिमूव कर दो, हर। अच्छा, जब हर रिमूव कर दोगे तो होगा क्या, वो जो रिलेटिव प्रोनाउन हमने हु लिखा है ना, वो है सब्जेक्ट, जो हर हमने रिमूव किया वो था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट रिप्लेस कर नहीं पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉइस भी चेंज करना पड़ेगा। वॉइस चेंज करने से ये लिखना जाएगा ऐसे, वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। अगला देखो, हिज मार्क्स आर मच बेटर देन दोज ऑफ माइन। तुम तीनों एक लाइन में बैठे हो, चलो इससे शुरुआत कर, पहले नीली शर्ट से। कौन से क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है? हाँ, बता। तुमने क्या नहीं किया? छुट्टी पे था? कहाँ था? आज ही आया? फ्राइडे को आ गया था? पागल आदमी है क्या तू? है, सारे लोग फ्राइडे को घर जाते हैं, सैटरडे संडे घर रुकते हैं, मंडे को क्लास आते हैं, तेरी उल्टी कहानी है, तू फ्राइडे को घर से भाग आया। पड़ोसी? दैट ऑफ? बहुत मारूंगा समझा। पड़ोसी, ये काली टी शर्ट वाले को जगह वो, बता बेटा 47 का आंसर। देखो इस 47th क्वेश्चन में जो हमने माइन लिखा है ना, ये पजेसिव का इसका प्रोनाउन है जो माई मार्क्स की जगह यूज हो रहा है। हिज मार्क्स और माई मार्क्स का कंपेरिजन हो गया, ठीक है। तो ये जो दोज ऑफ हमने लिख रखा है ये अननेसेसरी प्रोनाउन है, किस नाउन की जगह यूज हो रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर दो, दोज ऑफ हटाओ, सीधे लिखो माइन। हिज मार्क्स आर मच बेटर देन माइन, ठीक है, माइन का मतलब माई मार्क्स हो गया। अच्छा, अब अगर इनकेस हम दोज ऑफ ही लिखना चाहें कि नहीं हमें तो दोज ऑफ जरूर लिखना है, हम तो नहीं हटाते, तो फिर इसको लिख सकते हैं दोज ऑफ मी, दोज ऑफ मी भी लिख सकते हैं। तो चाहे दोज ऑफ मी लिख दो, चाहे दोज ऑफ रिमूव कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे अपना वैसे सही कर लो। अगला देखो, he has written some good cookery books who have pictures of good looking delicious dishes। अब देखो हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया बुक्स के लिए, बुक्स पर्सन तो है नहीं, तो ये हु गलत हो गया, विच लिखो। 49th क्वेश्चन भी 47th क्वेश्चन के जैसे ही है, जैसे हमने लिखा देयर बॉस इज स्ट्रिक्टर देन दैट ऑफ योर्स, ठीक है। अब योर्स का मतलब योर बॉस हो गया, तो योर बॉस देयर बॉस का कंपैरिजन हो गया, फिर तो ये दैट ऑफ प्रोनाउन गलत यूज हो रहा है, मतलब इसका तो कोई हमारे पास रेफरेंस ही नहीं कि दैट ऑफ हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो इसे रिमूव कर दो, सिंपली लिखो देयर बॉस इज स्ट्रिक्टर देन योर्स। अच्छा, अगर नहीं लिखना चाहते हो योर्स, दैट ऑफ जरूर लिखना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे, देन दैट ऑफ यू, दैट ऑफ यू लिख के भी सही हो जाएगा। अगला देखो, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड द बॉयज whom द टीचर हैड punished them for being irregular। अब यहाँ देखो ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है ना, whom द टीचर हैड punished them for being irregular, इस रिलेटिव क्लॉज में लिखी गई वर्ब जो है हैड punished, इसका सब्जेक्ट है द टीचर, ऑब्जेक्ट है them। अच्छा, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही लिखे हुए हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हम क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा, ध्यान से देखें तो जो them हमने यूज किया वो पर्सनल प्रोनाउन है जो बॉयज की जगह यूज हुआ है, और उन्हीं बॉयज के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन whom भी लिख रखा है। तो अगर बॉयज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन whom लिख दिया तो ये पर्सनल प्रोनाउन them लिखने की जरूरत नहीं, इसे रिमूव कर दो। नेक्स्ट पे आ जाओ, डोंट लेट यू फॉल विक्टिम टू योर डिजायर्स। अब देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट लेट। अच्छा, इसका सब्जेक्ट है यू, ध्यान से देखें तो हमने ऑब्जेक्ट भी यू ही लिख दिया। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए, इंपेरेटिव मूड की जो वर्ब्स होती हैं उनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, अगर ऑब्जेक्ट भी यू को बना दोगे तो रिफ्लेक्सिव कैसे यूज करने पड़ेंगे, तो या तो लिखो योर सेल्फ या लिखो योर सेल्फ्स, डोंट लेट योर सेल्फ फॉल विक्टिम टू योर डिजायर्स। 52nd क्वेश्चन में लिखो ऑल ऑफ देम, प्रेपोजिशंस के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लिखा करो, तो लिखो देम। अगला देखो,
53rd क्वेश्चन में हमने लिखा देयर आर फ्यू ट्रीज विच सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। अगर हम लिख रहे हैं देयर आर फ्यू ट्रीज विच सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर नो ट्रीज। इसका मतलब हुआ देयर आर ऑलमोस्ट नो ट्रीज विच सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। अब ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली भले ही सही हो गया, लेकिन एज अ फैक्ट ये गलत हो गया, क्योंकि सारे ट्रीज जो होते हैं वो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, और हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा पेड़ नहीं होता। तो अब इस सेंटेंस को सही करने का एक तरीका तो ये है कि लिखो देयर आर फ्यू ट्रीज विच डोंट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है विच हटाओ और बट लिख दो, बट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो जो बट रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हम नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के बाद में उन्हें काउंटर करने के लिए यूज करते हैं। तो या तो लिखो विच डोंट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, या लिख दो बट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। अगला देखो 54th क्वेश्चन जो है ना, इसमें द फाइल्स सब्जेक्ट है, आर मिसिंग नाउ प्रेडिकेट है। ठीक है, द फाइल्स आर मिसिंग नाउ ये हमारी मेन क्लॉज है। दैट ही पुट देम इन दिस सेल्फ ये रिलेटिव क्लॉज है। अब हम देख रहे हैं रिलेटिव क्लॉज में लिखी गई वर्ब जो पुट है उसका सब्जेक्ट ही लिखा, देम ऑब्जेक्ट लिखा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही लिख रखे, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ क्या कर रहा? और अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया फाइल्स के लिए, तो फिर उसके लिए जो देम प्रोनाउन यूज किया वो गलत यूज हो गया, तो देम को रिमूव कर दो। अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लें, तो फिर उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन मत लिखा करो। तो जो पुट के बाद में देम लिखा है ना, ये प्रोनाउन फाइल्स के लिए यूज हो रहा है, लेकिन हम फाइल्स के लिए पहले से ही दैट यूज कर चुके हैं, तो इस देम को रिमूव कर दो। अगला देखो, द वॉज सब्जेक्ट हो गया, कीप्स परफेक्ट टाइम प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, दैट यू गेव मी इट ये हमारी रिलेटिव क्लॉज हो गई। अब हम देख रहे हैं इस रिलेटिव क्लॉज में हमने क्या कर रखा है, गिव वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट लिखे, एक मी लिखा एक इट लिखा। हालांकि वो दोनों ठीक भी हैं, क्योंकि गिव वर्ब जो होती है वो डाइट्रांसिटिव होती है, इसके बाद व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिखने पड़ते हैं। लेकिन वो जो हमने इट लिखा है वो वॉच की जगह यूज हुआ प्रोनाउन है। अच्छा, वॉच के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी यूज कर रखा है, तो अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया तो पर्सनल प्रोनाउन इट गलत हो गया, इसको रिमूव कर दो। हम्म? अच्छा, अगर पर्सनल प्रोनाउन लिखा रहने दें, बहुत मारूंगा समझा। तो कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा अंकल, कंजंक्शन यूज करके नई क्लॉज बनानी पड़ेगी, रिलेटिव क्लॉज खत्म करके कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखनी पड़ेगी। रिलेटिव क्लॉज रिमूव करके कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज बना के लिखो और उसमें कंजंक्शन यूज करो। तो इस सेंटेंस को फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, द वॉच ही गेव मी अ वॉच एंड इट गिव्स परफेक्ट टाइम, ऐसे कुछ। अगला देखो, खोपड़ी बहुत चलती है दूर दूर तक की। अगला क्वेश्चन देखो, हिज लास्ट मूवी दैट वन सेवरल अवार्ड्स वाज अबाउट द लाइफ ऑफ एन ऑथर। अब देखो यहाँ पे हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी, दैट वाज दैट वन सेवरल अवार्ड्स। अब ये दैट वन हमने सेवरल अवार्ड्स जो क्लॉज है ना कॉमा में लगा रखी है, अगर हमने कॉमा के थ्रू ये लिख रखे तो इसका मतलब ये क्लॉज हमारी नॉन डिफाइनिंग है। अगर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो दैट गलत हो गया, विच लिखो, विच वन सेवरल अवार्ड्स। और वैसे भी लास्ट मूवी जो है वो ऐसे ही डेफिनेट हो गई, विच लास्ट तो बताना नहीं पड़ेगा, लास्ट तो एक ही होती है। तो एक क्लॉज नॉन डिफाइनिंग है, और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट मत लिखा करो, दैट केवल डिफाइनिंग क्लॉज में। अगला देखो, 57 का आंसर अपने बताओ। तो नन के पीछे क्यों पड़ेगा हिले हुए? चैप्टर्स, नीदर ऑफ द चैप्टर्स, वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल लिखा करो, वर्ब सिंगुलर लिखा करो, तो चैप्टर्स लिखो। अगला देखो, साइंटिस्ट से दैट आवर वर्ल्ड इज वन ऑफ द मैनी इन द यूनिवर्स। आवर वर्ल्ड, वर्ल्ड नाउन हो गया, उसका डिटर्मिनर आएगा। कितने हैं अबे? An ambidextrous person can work with either hands of his with equal ease। अब अगर तुम्हें ध्यान रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया होगा नाउन के असाइनमेंट में भी। ठीक है, कि जैसे इधर है, ईच है, एवरी है, वन है, इनके साथ नाउन प्रोनाउन सिंगुलर लिखा करो अगर ये डिटर्मिनर्स हो तो। अब यहाँ पे देखो जो हैंड्स है उसके साथ हमने डिटर्मिनर बना के इधर को लिखा है, तो ये नाउन हैंड हमें सिंगुलर लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखो हैंड, विद ईदर हैंड। अच्छा, नहीं अगर लिखना चाहते हो इधर हैंड, ठीक है, प्लूरली लिखना चाहते हो तो लिखो इधर ऑफ द हैंड्स, या लिखो बोथ हैंड्स, ऐसे कुछ लिखो। क्वेश्चन नंबर 60, थिंक वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
उसके बाद में हैव रिटन वर्ब हो गई और whom की जगह who सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो हमने whom लिख रखा है ना, इसको who लिखो। अगला देखो, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू वुड हैव टू एक्सर्ट। अब एक्सर्ट होते है ट्रांसिटिव। एक्सर्ट का मतलब होता है पुट प्रेशर, प्रेशराइज करना। तो अगर हमने लिख दिया वुड हैव टू एक्सर्ट whom वुड हैव टू एक्सर्ट बताना पड़ेगा। अब यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, या तो कोई मनगढ़ंत अपने पास से ऑब्जेक्ट लिखो और नहीं तो रिफ्लेक्सिव नाउन लिख दो। यू वुड हैव टू एक्सर्ट योरसेल्फ, यू वुड हैव टू एक्सर्ट योरसेल्फ। वो वर्ब सारी याद कर लेना जिनको बताया था, उनके साथ रिफ्लेक्सिव नाउन लिखना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो। फिर हमने लिखा बिफोर क्रिटिसाइजिंग एक्शन ऑफ अदर्स वी शुड टेक नोट ऑफ दोज ऑफ आवर्स। आवर्स का मतलब यहाँ पे क्या मानोगे? और एक्शंस, और एक्शंस ही मानोगे। अच्छा, एक्शंस के बारे में ही बात हो रही थी तो फिर ये दोज ऑफ तो गलत लिख दिया, हटा दो इसे। अच्छा, अगर दोज ऑफ लिखना चाहते हो फिर क्या करना पड़ेगा? अस, दोज ऑफ अस। तो या तो लिखो दोज ऑफ अस या लिखो आवर्स। अगला देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज इट्स एडवर्स इफेक्ट्स एज वेल। इट्स आएगा बिना अपॉस्ट्रोफी वाला। ये जो हमने इट्स लिखा ना, ये सब्जेक्ट होता है, इट इज की शॉर्ट फॉर्म होता ही है। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं डिटर्मिनर की जरूरत है। 64 का आंसर अपने आप बताओ। बोल वही ले हुए, इसकी जगह नहीं। क्या आएगा? एवरीवन आएगा। तू क्वेश्चन बता ना, फोन क्यों देख रहा है, तू अपना बता। बुलंद शहर, आंसर बता। हाँ, एवरी पर्सन की जगह एवरीवन। मुस्कुरा देखो तो कैसे रहे मनी मन में। मांग देखो कैसे खींच के लेकर चिपका के एकदम से देवानंद के जैसे स्टाइल बना के। हैं? कड़वा तेल लगाता है क्या बालों में? कौन सा वाला लगाता है? सूरजमुखी का? बहुत मारूंगा संजा पड़ोसी। आंसर होता है इसका। तुम कभी सुधर जाओ। अब देखो, एवरी है, बोथ है, ऑल है, ईच है, इनका यूज किया जाता है नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग के लिए। पहली बात तो मीनिंग नेगेटिव है, तो ऐसे बदल लाने चाहिए कि एवरी हमने गलत लिख रखा है, क्योंकि एवरी, ईच, बोथ, ऑल, सम इन डिटर्मिनर्स का, इन प्रोनाउंस का यूज किया करो जब मीनिंग पॉजिटिव हो। ये मीनिंग नेगेटिव है। तो इस सेंटेंस को सही करने का एक तरीका तो ये हो सकता है, जो बता रहा हूं वो लिखना मत अभी। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम एवरी हटाएं, नो लिख दें। नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन बिकम रिच। तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली सही हो जाएगा, लेकिन फिर एज अ फैक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ नहीं होते, मतलब कुछ बन जाते हैं अमीर, कुछ नहीं बन पाते, ऐसी कहानी है। तो अगर हम नो लिख देंगे तो इसका मतलब तो कोई भी अमीर नहीं बन पाएगा। तो बजाय कि वैसे लिखने के, इसको लिखो नॉट एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन बिकम रिच। नॉट एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन बिकम रिच। अच्छा, जब नॉट एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन बिकम रिच लिख देंगे तो देखो नॉट एवरी का मतलब क्या होता है? सम। नॉट एवरी का मतलब होता है सम। ये हमने पहले डिटर्मिनर में डिस्कस किया होगा, अपना देख लेना। देखो, जैसे हमने ये एवरी लिखा, तो एवरी का मतलब होता है ऑल। अगर हम इसे नॉट एवरी लिखेंगे तो इसका मतलब जाएगा नॉट ऑल, और नॉट ऑल का मतलब होता है सम। तो इस सेंटेंस को हमें लिखना चाहिए नॉट एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन बिकम रिच। तो इसका मतलब जाएगा सम पर्सन कैन बिकम रिच एंड सम कैन नॉट। अरे एवरीवन लिख देगा तब भी तो गलत ही रहेगा। एवरीवन लिख देगा तब भी इसका मतलब ये हो जाएगा नो वन कैन बिकम रिच। अगला देखो, यू आर ऑलवेज फ्री टू मैरी हुम यू चूज। अब देखो, ये हुम हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा लेकिन एंटीसेंट नहीं लिखा, तो बिना एंटीसेंट के रिलेटिव प्रोनाउन गलत हो गया। अब या तो यहाँ पे एंटीसेंट लिखो, फ्री टू मैरी एनी पर्सन हुम यू चूज, तो सही जाएगा। एंटीसेंट लिख देना वैसे, या हुम एवर लिख दो। अगला देखो, वी नॉट ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स कैन कॉज अस मच ट्रबल।
अभी जो हमने प्रेडिकेट लिखा ना, कैन कॉजेस मच ट्रबल, ये कैन कॉजेस मच ट्रबल प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या होगा? ये बात किसके बारे में कही जा रही है? कैन कॉजेस मच ट्रबल, नॉट ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स। तो इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है नॉट ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, कि ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करने से हमें बड़ी परेशानी हो सकती है। तो अगर नॉट ओबेइंग ट्रैफिक रूल सब्जेक्ट है तो इसे जेरेंट कहना पड़ेगा। अच्छा, जेरेंट से पहले पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स आते हैं, तो ये जो हमने लिखा है इसको लिखो आवर, आवर्स नहीं आवर, डिटर्मिनर आवर होता है, आवर्स प्रोनाउन होता है। तो इसको लिखो आवर नॉट ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स कैन कॉज अस मच ट्रबल। 67 देखो, सम स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स acquitted brilliantly in the exam, acquitted themselves। acquit का मतलब अगर प्रेजेंट वन सेल्फ या बिहेव वन सेल्फ हो तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा करो। acquit का मतलब अगर बरी कर देना हो तब नहीं, लेकिन अगर इसका मतलब प्रेजेंट वन सेल्फ या बिहेव वन सेल्फ हो तो इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लिखा करो। अगला देखो, the opposition proved itself too strong for him to conquer। अब ये जो हमने टू स्ट्रॉन्ग लिखा ना, ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये किसी ने किसी को डिस्क्राइब भी कर रहा होगा। ध्यान से देखें तो टू स्ट्रॉन्ग जो है ना, ऑपोजिशन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है। अगर ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया तो प्रूव्ड लिंकिंग वर्ब हो गई, और अगर प्रूव्ड लिंकिंग वर्ब हो गई तो वो इंट्रांसिटिव हो गई। इंट्रांसिटिव के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते नहीं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इटसेल्फ रिमूव कर दो, इटसेल्फ रिमूव कर दो। लिंकिंग वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती है, उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते। सिंपली लिखो द ऑपोजिशन प्रूव्ड टू स्ट्रॉन्ग, प्रूव्ड लिंकिंग वर्ब हो गई, ऑपोजिशन सब्जेक्ट हो गया, टू स्ट्रॉन्ग उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला देखो, द कोच हैज ऑर्डर्ड आवरसेल्व्स टू बी रेडी फॉर द प्रैक्टिस एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। हैज ऑर्डर्ड वर्ब का सब्जेक्ट है कोच, थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट है हम, फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत है, ऑब्जेक्टिव केस लिखो अस, द कोच हैज ऑर्डर्ड अस। अगला देखो, वी हैव गॉट अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बुक्स, यू कैन चूज विच यू लाइक। अब देखो यहाँ पे हमने एंटीसेडेंट दे रखा है बुक्स, तो अगर एंटीसेडेंट दे रखा है, नहीं दे रखा है, एंटीसेडेंट नहीं दे रखा है तो या तो एंटीसेडेंट लिखो या फिर इसको लिखो विच एवर, यू कैन चूज विच एवर यू लाइक। क्या कर सकते हैं? किसका? क्या? हाँ, बुक्स भी लिख सकते हो, अपना लिख दो, यू कैन चूज द बुक विच यू लाइक, ऐसे लिख दो, और नहीं तो विच एवर कर दो। अगला देखो, दे आर बोथ गुड फ्रेंड्स एंड दे ऑफन वेयर ईच अदर क्लॉथ्स। अब देखो यहाँ पे जो हमने ऑफन वेयर वर्ब यूज किया ना, तो वेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्लॉथ्स। अगर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है तो जो हमने ईच अदर लिख रखा है ना प्रोनाउन, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको या तो हटा दो या फिर इसको क्या करो, क्लॉथ्स के लिए पजेसिव केस में डिटर्मिनर बना दो। दे ऑफन वेयर क्लॉथ्स, हुज क्लॉथ्स, तो हुज का रिप्लाई जब लिखोगे तो इसको पजेसिव केस में लिखना पड़ेगा। ईच अदर का पजेसिव केस बनाओगे तो अपॉस्ट्रोफी एस, तो लिखो ईच अदर्स क्लॉथ्स। 72 अपने आप सही करो, क्वेश्चन नंबर 72 अपने आप सही करो। हाँ, हिंदी इंग्लिश चेंज हो जाएंगे या 26 50 और चेंज हो जाएंगे एक दूसरे की जगह? हाँ भी नहीं, एक बोल, दोनों हाथ में लड्डू मत खा, समझा? 50 और 26 को एक दूसरे की जगह लिखें या हिंदी और इंग्लिश को एक दूसरे की जगह लिखें? 26 और 50 को एक दूसरे के लिखें। जितने ये ससुर हिले हुए हैं ना, 26 50 को एक दूसरे के लिखो। अब देखो, वैसे तो पता क्या होता है, बाद वाला करेक्शन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने 26 के साथ में एक डिटर्मिनर लिख रखा है जस्ट। जस्ट यूज होता है रिस्ट्रिक्शन के लिए, जस्ट का मतलब ओनली। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका कंपेरिजन 50 से किया होगा, तभी इसको जस्ट कह रहे हैं, क्योंकि 50 इसके मुकाबले ग्रेटर नंबर है, तो हम इसको इसीलिए जस्ट के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। जस्ट का मतलब ओनली दिस, नॉट ग्रेटर। तो अगर हम जस्ट 26 लिख रहे हैं तो ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, क्योंकि इसको स्ट्रेस करने के लिए बाद में ही लिखना पड़ेगा। पहले हमने कोई बड़ा नंबर लिख दिया, बाद में छोटे को स्ट्रेस कर रहे हैं। अब अगर जस्ट 26 पहले लिख दोगे तो फिर 50 बाद में लिखने का कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब 26 तो बाद में ही आएगा और 50 पहले ही आएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश को इंटरचेंज करो। सेंटेंस पूरा पढ़ा करो, समझे? तो हिंदी और इंग्लिश को इंटरचेंज करो, 50 और 26 को मत चेंज करना, वो सही लिखे हुए हैं। 73 देखो,
हु डू यू थिंक आर दे चेजिंग? अब देखो चेजिंग वर्ब का सब्जेक्ट दे हो गया, थिंक वर्ब का सब्जेक्ट यू हो गया। अब हमारे पास कोई वर्ब तो बची नहीं, अगर कोई वर्ब नहीं बची तो हु कहां से बच गया? ये तो गलत है, इसको हुम लिख दो। अच्छा हुम लिख देने से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कौन सी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया ये? चेजिंग का। भोपाल तेरी कट गई है, समझा? थिंक का ऑब्जेक्ट बन गया वो। अगला देखो, द टीचर गेव अ टेस्ट टू एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड देम टू फिनिश इट इन 15 मिनट्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो टू प्रीपोजिशन है ना, इसका हमने ऑब्जेक्ट लिखा एवरी, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा स्टूडेंट्स। अगर चाहते हो कि एवरी सही रहे, मतलब रिमूव ना करना पड़े, तो इसको लिखो द टीचर गेव अ टेस्ट टू एवरी स्टूडेंट। एवरी को डिटर्मिनर बना के यूज करो तो सही होगा। अच्छा, जिस तरीके से यूज कर रखा है इस तरीके से हम इसको डिटर्मिनर मान नहीं सकते, इस तरीके से हमें इसे मानना पड़ेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन मान लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन होता नहीं है। तो इसको सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो आसान है वो ये है कि एवरी हटाओ ईच लिख दो। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स की जगह लिखो एवरी स्टूडेंट। द टीचर गेव अ टेस्ट टू एवरी स्टूडेंट। तो एवरी डिटर्मिनर होता है, बस ये ध्यान रखना अपना। अगला देखो, इट इज नॉट आई हु हैज लॉस्ट योर बुक्स। हैव रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब उनके एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग लिखा करो। हु का एंटीसेडेंट आई है तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज की जगह हैव आ जाएगा। इट इज नॉट आई हु हैव लॉस्ट योर बुक्स एंड देन द पर्सन हु वी हैड कॉल्ड अर्लियर वॉकड इन। अब देखो, हैड कॉल्ड एक वर्ब हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया वी। वॉकड इन एक वर्ब हो गया, उसका सब्जेक्ट किसे मानोगे, हु को या द पर्सन को? द पर्सन, द पर्सन। क्योंकि अगर हु को मान लोगे उसका सब्जेक्ट, तो ये द पर्सन जो नाउन है ना, ये सेंटेंस में एम यूज होगा, क्योंकि ना तो ये किसी का सब्जेक्ट है ना ही किसी का ऑब्जेक्ट है। तो हमें द पर्सन को सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अच्छा, द पर्सन को जब सब्जेक्ट मान लोगे तो फिर हु हमारे पास बेकार हो जाएगा, क्योंकि हेड कॉल्ड का सब्जेक्ट वी हो गया, वॉकड इन का सब्जेक्ट पर्सन हो गया। अब हमारे पास कोई वर्ब बची नहीं, तो इस हु को हटा के हुम लिख दो। हुम लिख देने से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कौन सी वर्ब का? हेड कॉल्ड का। हुम लिख देने से ऑब्जेक्ट बन जाएगा हेड कॉल्ड वर्ब का। अगला देखो, हु हु ऑफ द एप्लीकेंट्स हैज गॉट द जॉब। अब देखो, यहाँ पे हमने ऑफ द एप्लीकेंट्स लिख दिया, तो इसका मतलब देयर आर अ डिफरेंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड वी आर मेकिंग अ चॉइस ऑफ देम। हम उनमें से एक को चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो विच ऑफ द एप्लीकेंट्स। अच्छा, अगर ये ऑफ द एप्लीकेंट्स ना लिखा होता तो ये सही होता। अगर ये क्वेश्चन केवल इतना होता हु हैज गॉट द जॉब, तो ये सही होता। अगला देखो, कमल डज नॉट टेल लाइज लाइक हर, सो आई लाइक हिम मोर देन शी। अब ये दोनों ही बताएंगे जो दोनों परेशान घूम रहे थे, मेरे सारे गलत हो गए, मेरे सारे गलत हो गए। आ जावे, सारे गलत हो गए। 78 का आंसर बताओ। अबे सारे गलत हो गए। हाँ, क्या आएगा? हर क्यों आएगा? क्या पता सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो आई से। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो आई लाइक हिम मोर देन शी, तो ये सही है। तब हम ये मान लेंगे शी जो देन के बाद हमने लिखा ना, ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, उसका कंपैरिजन सेंटेंस के सब्जेक्ट आई के साथ हो रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट हिम के साथ। लेकिन वो जो हमने मेन क्लॉज लिखी है उसको पढ़ने के बाद ये मानना गलत हो जाएगा। अगर मतलब उसको पढ़ने के बाद ये मान रहे हो तो फिर बदतमीजी दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि उसमें देखो हमने मेन क्लॉज में क्या लिखा, कमल डजंट टेल लाइज लाइक हर, कि कमल जो है वो उसके जैसे झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो इसका मतलब कमल झूठ नहीं बोलता लेकिन सी झूठ बोलती है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर ये कमल और उसका डिफरेंस हो गया तो उसी डिफरेंस का रिजल्ट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में, कोऑर्डिनेट क्लॉज में बताया जा रहा है। इसका रिजल्ट ये निकला, ठीक है, कि जो आई है वो कमल को लाइक करता है, सी को लाइक नहीं करता, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना, सी और हिम का हो रहा है, ना कि सी और आई का। अगर सी और हिम का कंपैरिजन हो रहा है तो हिम ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखो हर, सो आई लाइक हिम मोर देन हर। अच्छा, अगर ये हमारे पास मेन क्लॉज वाला कॉन्टेक्स्ट ना होता तो हम इसको सही मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि दो सब्जेक्ट हैं, एक आई है और एक सी है, दोनों कमल को लाइक करते हैं, हिम को आई ज्यादा करता है और सी कम करता है। अगला देखो, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन विच एवर दे चूज, ठीक है। अब इसमें लिख दो विच। एंटीसेडेंट दे रखा था डिसीजन, तो अगर एंटीसेडेंट दे रखा तो विच लिखो, एंटीसेडेंट नहीं दे रखा था तो विच एवर लिखते हैं। 80th क्वेश्चन देखो,
वी शुड कीप आवर सेल्फ साइलेंट एट अ फ्यूनरल। अब यहां देखो, ये जो कीप हमने वर्ब यहाँ पे यूज किया, इसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं? टू रेफर टू सम एक्शन और टू रेफर टू स्टेट। स्टेट, वो आगे का एडजेक्टिव भी लिख रखा है ना साइलेंट, तो इसका मतलब स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ब का यूज हो रहा है। अगर स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ब का यूज हो रहा है तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गई तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, वो जो साइलेंट लिखा है वही कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, वो एडजेक्टिव है। तो अगर वो साइलेंट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा तो ये जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रखा है इसकी जरूरत ही नहीं, इसे रिमूव कर दो। रिमूव आवरसेल्व्स। 81st का आंसर अपने बताओ। फॉर लास्ट में, हाँ। अब देखो जो दैट हमने यूज किया ना, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, हमने पढ़ा कि फॉर जो हमारा रिलेटिव दैट, सॉरी, जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होता है, इसका यूज हम करते हैं स्ट्रेस करने के लिए एंटीसेडेंट को। तो ये हमेशा इसके एंटीसेडेंट के साथ लिखा जाता है। अगर दैट कभी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो उस प्रीपोजिशन को रिलेटिव क्लॉज के एंड में लिखा करो। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो, इट वॉज अ क्राइसिस दैट शी वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर। वैसे तो किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में हम प्रीपोजिशन को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दैट के साथ में जरूरी लिखा करो, बाकी के साथ में चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो। 82nd, कैटरपिलर्स चेंज देमसेल्व्स इनटू बटरफ्लाइज। अब देखो, चेंज का मतलब बदलना भी होता है, बदल देना भी होता है, डूइंग हैपनिंग दोनों ही होती है। तो अपना ध्यान रखा करो कि ऐसी वर्ब से डूइंग हैपनिंग दोनों ही होते हैं, उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लिखा करो। तो देमसेल्व्स रिमूव कर दो, एक चीज। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट लिखा है ना कैटरपिलर्स, ये कैटरपिलर्स किसी चीज को चेंज नहीं कर रहे बल्कि इनकी खुद चेंज होती है स्टेट, ठीक है। तो ये डूइंग नहीं है, ये हैपनिंग है। अगर ये हैपनिंग है तो ऐसे ही जान जाओ वर्ब इंट्रांसिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स जो हमने लिखा है गलत है, इसे रिमूव कर दो। ये मोहन शुड वर्क, ये 3 वर्ड है, देखो एक ही साथ में लिख गया, पता नहीं क्या हो गया ये। तो ये जो हमने लिखा ना, आई यू एंड मोहन शुड वर्क टुगेदर फॉर योर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है, ये सीक्वेंस तो सही है, क्योंकि यहाँ पे अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग टेकन, ठीक है। तो सीक्वेंस तो सही है, फर्स्ट पर्सन पहले आना चाहिए, सेकंड और थर्ड बाद में आने चाहिए, अगर बात रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह की हो तो। बस दिक्कत ये कि जो हमने कॉमन प्रोनाउन पजेसिव केस का यूज किया ना, ये गलत यूज कर लिया। ये और की जगह अवर लिखो। अगर डिफरेंट पर्सन में कोई भी पर्सन फर्स्ट पर्सन हो तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का कॉमन केस यूज क्या करो। 84th क्वेश्चन देखो। 84th क्वेश्चन में जो हमने लेट वर्ब यूज किया ना, ये इंपेरेटिव मूड की वर्ब है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट है वी, तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा अस, लेट अस। 85th का आंसर अपने आप बताओ। इट इज गोइंग टू रेन, टाइम, डेट, डे, टेम्परेचर, वेदर, सीजन, डिस्टेंस, इनके लिए इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज क्या करो। 86 का आंसर अपने आप बताओ। इट सेल्फ रिमूव हो जाएगा। स्प्रेड जो वर्ब होते हैं ना, इसका मतलब फैलना भी होता है, फैलाना भी होता है। तो जो वर्ब डूइंग हैपनिंग दोनों ही होते हैं, उनके साथ रिफ्लेक्सिव नाउन मत लिखा करो, एक चीज। दूसरी बात, जो हमने सब्जेक्ट लिख रखा है ना फायर, ये फायर किसी चीज को स्प्रेड कर भी नहीं रही है, खुद ही स्प्रेड हो भी रही है। तो ये डूइंग भी नहीं, हैपनिंग है। हैपनिंग वाली सारी वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, उनके साथ रिफ्लेक्सिव नाउन अवॉइड क्या करो। अगला देखो, वी वांट अ टीचर फॉर अ सन हु इज ओवर 50। हु इज ओवर 50 जो हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है, किसका डिस्क्रिप्शन है, सन का या टीचर का? टीचर का, तो ये तो गलत जगह लिख दिया। तो इसको ऐसे लिखो, वी फॉर आवर सन वांट अ टीचर हु इज ओवर 50। वी फॉर आवर सन वांट अ टीचर हु इज ओवर 50। अगला देखो, द मैन इज मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ एनी अदर लिविंग बींग। अब देखो, मैन एक लिविंग बींग हो गया, दूसरी लिविंग बींग से उसका कंपेरिजन कर रहे हैं, तो वो जो एनी अदर लिविंग बींग हमने लिखा वो सही है। अच्छा, ये जो दैट ऑफ प्रोनाउन हमने नेसेसरली यूज कर रखा है, इसके थ्रू में किसी और को रेफर तो करना ही नहीं है, तो ये दैट ऑफ गलत है, इसे रिमूव कर दो। सिंपली लिखो, मैन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर लिविंग बींग। अगला देखो, इसका आंसर अपने आप बताओ। हाँ, 89th को कैसे सही किया? ऑल की जगह क्या लिख दिया? नो लिख दिया। अबे मूर्खों, हट। नॉट ऑल, इसको लिखो, नॉट ऑल मंथ्स हैव 31 डेज। अगर हम ये लिख देंगे नो मंथ्स हैव 31 डेज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा?
किसी भी मंथ में 31 डेज नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है, 7 मंथ्स हैव 31 डेज एंड अदर्स डोंट हैव। तो इसको लिखो नॉट ऑल मंथ्स हैव 31 डेज। अब जब हम लिख देंगे नॉट ऑल मंथ्स हैव 31 डेज, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सम हैव एंड सम डोंट हैव। 90th का आंसर अपने आप बताओ। इन विच, द मैनर इन विच द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड। देखो ये द मैन सब्जेक्ट है, वॉज एक्सट्रीमली रिग्रेटेबल प्रेडिकेट है, द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड हमारा रिलेटिव क्लॉज है। अगर ये रिलेटिव क्लॉज है और इसमें हमने रिलेटिव नाउन नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो रिलेटिव नाउन होना चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब पैसिव है, पैसिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता नहीं है, क्योंकि जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमारा रिलेटिव नाउन मिसिंग है ना, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हाउ का रिप्लाई। तो अब वो प्रिपोजिशन भी लिखो और उसे भी लिखो, लिखो इन विच द मैनर इन विच द डिसीजन वॉज अनाउंस्ड। 91st, द टेररिस्ट डिस्गाइज्ड एज आर्मी पर्सनल themselves। डिस्गाइज ट्रांसिटिव वर्ब होती, बिना ऑब्जेक्ट के मत लिखा करो। अगला देखो, दे ऑल अप्लाइड टू फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम themselves। दे ऑल अप्लाइड themselves। अगर अप्लाई वर्ब के साथ में टू प्रिपोजिशन लिख रहे हो ना, तो समझ जाना इसका मतलब डिवोट करना होता है, ठीक है। जब इसका मतलब डिवोट करना हो तो ये वर्ब ट्रांसिटिव होती है, बिना ऑब्जेक्ट के मत लिखा करो। अब जैसे हमने लिखा दे ऑल अप्लाइड टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, whom डिड दे अप्लाई, ये तो बताया नहीं, तो लिखो दे ऑल अप्लाइड themselves। अगला देखो, he will tell them that all what you have told him। अब ऑल एंटीसेडेंट दे रखा है, अगर एंटीसेडेंट दे रखा है तो ये व्हाट नहीं लिखना चाहिए, इसकी जगह लिखो दैट। व्हाट का यूज तब क्या करो जब एंटीसेडेंट ना दे रखा हो। अगले पे आ जाओ, they will never excuse you deceiving their friends। what will they never excuse, क्या नहीं कभी एक्सक्यूज करेंगे वो? डिसीविंग, डिसीविंग देयर फ्रेंड्स, मतलब उनके फ्रेंड्स को किसी ने डिसीव किया और इस बात को कभी एक्सक्यूज नहीं करेंगे। तो अगर डिसीविंग देयर फ्रेंड्स एक्सक्यूज और का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये तो जेरेंड हो गया। अगर ये जेरेंड है तो वो जो यू हमने लिखा उसको पजेसिव केस में लिखो योर। 95th क्वेश्चन, when they reached home they found is lying in bed। what did they find in bed, person or action? what did they find in bed, person or action? पर्सन। इफ दे फाउंड पर्सन इन द एक्शन, तो इसका मतलब पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा हिम, दे फाउंड हिम। अच्छा जब हिम लिख दोगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर लाइंग इन बेड क्या हो जाएगा? उसका डिस्क्रिप्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो हिम है ना वो हमारा पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लाइंग इन बेड उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, उसकी स्टेट। अगला देखो, ही डजंट एवर अपीयर हिमसेल्फ वरीड एट ऑल। अपीयर लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब इंट्रांसिटिव होती हैं, उनके बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं, वरीड पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव नाउन ऑब्जेक्ट है, इंट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट आते नहीं, तो इसे हटा दो। अगला देखो, 97 को अपने आप से करो। हम्म, हाँ, ये देखो जो हमने 97th क्वेश्चन लिखा ना, इसमें हमने लिखा ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन दैट मेक्स दिस गैस इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन का मतलब उसकी क्वालिटी, मतलब कि वो ओजोन है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, इसी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमें किसी स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़े तो विच लिखा करो, ये जो दैट है ना इसकी जगह विच लिखो। अगर विच ना लिखना हो तब क्या सही करें? एंड दिस, एंड दिस, दैट हटा के या तो एंड दिस लिखो या विच लिखो। क्वेश्चन नंबर 98, he cannot do this work as fast as you। अब देखो ये जो हमने यू लिखा है एज सिमली के बाद में एज फास्ट एज यू, इस यू का कंपेरिजन हम किससे कर रहे हैं, सब्जेक्ट ही से या ऑब्जेक्ट दिस वर्क से? कायदे से तो सब्जेक्ट ही से होना चाहिए। तो अगर हम इस यू का कंपेरिजन सब्जेक्ट ही से कर रहे हैं तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखो, दैट यू कैन, एज फास्ट एज यू कैन। अच्छा जब हम ये लिख देंगे एज फास्ट एज यू कैन, तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो यू हमने यूज किया है नॉमिनेटिव केस है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस, और इसका कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ माना जाए ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। 99 देखो, दैट आ जाएगा, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट। द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, इनके साथ में हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया करो।
क्वेश्चन नंबर 100 शायद सेम क्वेश्चन डिस्कस किया होगा क्लास में भी। हाँ, बट रिमूव कर दो। रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ में कंजंक्शन मत लिखा करो, वो खुद ही कंजंक्शन का काम करते हैं। तो इसको लिखो, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस विच वी लॉस्ट फॉर एवर। अब मान लो अगर हमें बट ना रिमूव करना हो तब क्या करें? अबे अगर बट ना रिमूव करना हो तो कोई तरीका है सही करने का? बट वी लॉस्ट इट, विच रिमूव करके लॉस्ट के बाद में पर्सनल प्रोनाउन नीट लिख दो, बट वी लॉस्ट इट। 101 देखो, वी शैल वेलकम देम सेल्व्स। देम, अब देखो वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, देम सेल्फ थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, ऑब्जेक्टिव केस लिखो देम, वी शैल वेलकम देम। अगला देखो, देन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द क्विज। क्या लिखा? यू एंड दे। सेकेंड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन से पहले, सेकेंड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन से पहले, सिचुएशन जो चाहे हो। अगला देखो, 103 क्वेश्चन में जो हमने ये बट वर्ड यूज किया, क्या इसका प्रिपोजिशन माने इसे? नहीं, तेरा मुंह नहीं, उल्लू कहेंगे। अगर बट का मतलब एक्सक्लूडिंग होता है, प्रिपोजिशन ही होता है, कोई पढ़ाने वढ़ाने में फायदा थोड़ी निकलता। इस ये प्रिपोजिशन है यहाँ पे, इसका मतलब एक्सक्लूडिंग। एवरीवन हो गया टोटल, ही हो गया उसका पार्ट, तो टोटल में से ही को निकालना है। एक्सक्लूजन शो करने के लिए जब भी बट का यूज करोगे तो प्रिपोजिशन ही होता है। तो ये बट जो है ना, ये हो गया प्रिपोजिशन, इसका मतलब हो गया एक्सक्लूडिंग। अब अगर ये प्रिपोजिशन हो गया तो इसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ही नहीं हिम होता है, तो इसको लिखो, एवरीवन बट हिम हैज अग्रीड। अब देखो ये जो हैज अग्रीड हमने वर्ब लिखे ना, इसका सब्जेक्ट एवरीवन है। प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। 104 का आंसर अपने आप बताओ। अरे वाह, अबे 104 का आंसर बताओ। वन सेल्फ। हाउ कैन वन एंजॉय वन सेल्फ? एंजॉय ट्रांसिटिव वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के मत लिखा करो। नहीं ऑब्जेक्ट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख के सही किया करो। 105 का भी आंसर अपने आप बताओ। शी एंड आई, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस, शी एंड आई। 106 देखो, हमने लिखा दे आर फार बेटर देन अस। अभी जो हमने देन के बाद अस लिखा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कंपैरिजन हो रहा है दे के साथ। दे सब्जेक्ट है, तो अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर रहे हो तो फिर इसको नॉमिनेटिव केस में लिखो, वी, दे आर फार बेटर देन वी। कंजंक्शन, तू क्या मानता है? एडवर्ब तो खैर कोई नहीं मानता, प्रीपोजिशन मानते हैं लेवल लोग इसे। एडवर्ब कोई नहीं मानता, इसे प्रीपोजिशन मानते हैं कुछ लोग। अगला देखो, असल में देखो मैं बताता हूं तुम्हें होता क्या है। हालांकि इन चीजों में हमें ज्यादा पढ़ना पढ़ाना नहीं चाहिए, सब ऐसे ही मौज है, देश दुनिया चलता रहता है। ये जैसे हमने लिखा ना, ही इज टॉलर देन आई। तो ये जो सेंटेंस हम लिखते हैं ना, ये बेसिकली इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, और इसको हमें एंड करना चाहिए ऐसे, जैसे हम यू के साथ करते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो एम लिखना है ना, वो वास्तव में उसकी जरूरत बचती नहीं है अगर हम यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लिख देते हैं। नॉमिनेटिव केस इस चीज को जस्टिफाई कर देता है कि जो हमने आई लिखा है वो सब्जेक्ट है, तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यू के साथ जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि उसका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। तो ये सेंटेंस बेसिकली कंप्लीट तब होता है पूरा जब हम इसके साथ में एम भी लिख देते हैं। लेकिन ये एम वास्तव में चलन से बाहर हो गया, काफी टाइम से नहीं यूज होता है, सैकड़ों साल हो गए। अब एम लिखो तो ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली सही रहना चाहते हो, नहीं लिखो तो वो नॉमिनेटिव कैसे शो कर देता है कि सब्जेक्ट है। तो ये देन होता कंजंक्शन है, लेकिन इस तरीके से वो जब लोग उसे बिना हेल्पिंग और बिना मेन वर्ब के यूज करते हैं तो इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं होता, कंजंक्शन होता है। ये लैटिन इंग्लिश का वर्ड होता है। लैटिन में एक वर्ड टर्म हुआ करती थी, क्वाम। क्वाम का मतलब होता है एज मच एज, तो वो कंजंक्शन ही होता था। इंग्लिश में उसका सब्सिट्यूट होता है, तो ये भी कंजंक्शन ही होता है। लेकिन जब हम इसके बाद वर्ब नहीं लिखते ना, तो लोगों को ऐसा लगता है प्रीपोजिशन है। एडवर्ब्स, हाँ दोनों एडवर्ब होते हैं, पहला भी और दूसरा भी एडवर्ब होता है, सिमिलरिटी शो करते हैं। तो ये जो हम लिखते हैं ना, ये असल में कंजंक्शन होता है। इसके बाद में अगर हम नॉमिनेटिव केस लिखते हैं ना, तो हमें हेल्पिंग और लिख देनी चाहिए।
लेकिन वो हेल्पिंग और ऑब्वियस होती है, नॉमिनेटिव केस लिखने का तो उसकी जरूरत नहीं बचती, तो हम लिखते नहीं है, ये कंजंक्शन होता है। हरिओम। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा था डिक्टेटर हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड और पावरफुल। हाँ हाँ। अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पे जो ऑल पावरफुल हमने लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है। पावरफुल वर्ड जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। अच्छा, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता तो लिंकिंग वर्ड क्या जाता है, डिक्लेयर लिंकिंग वर्ड तो है नहीं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया? बिना ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो लिखा नहीं जा सकता। अब देखें, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख बैठे, तो ये गलत हो गया। अब क्योंकि वो पर्सन जो डिक्लेयर करने वाला है वो डिक्टेटर है, अगर डिक्टेटर है तो दूसरे को तो ऑल पावरफुल डिक्लेयर करेगा नहीं, खुद ही को करेगा, तो इसका मतलब हिमसेल्फ भी हमारा रिफ्लेक्सिव नाउन है। तो ये हिमसेल्फ जो हमने लिखा है ये एम्फेटिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नाउन है। रिफ्लेक्सिव नाउन तो डिक्लेयर के बाद लिखो, द डिक्टेटर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ऑल पावरफुल। 108 देखो, ही यू एंड आई आर टू ब्लेम। आई यू एंड ही, जब ब्लेम एक्सेप्ट करना हो, ठीक है, अपोलॉजी करनी हो, अपोलोजाइज करना हो, या फिर मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, तो पहले फर्स्ट पर्सन। फिर हमने लिखा शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज वॉन दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड ट्वाइस। हैव आ जाएगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उसका एंटीसेंट प्लूरल है, तो वर्ब उसके बाद प्लूरल आएगी, हैज की जगह हैव। शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव। नेक्स्ट, अगला देखो, द कंट्री ऑफ इंडिया इज रिचर देन एनी अदर कंट्री। कंपैरिजन किसका हो रहा है? कल्चर, कंट्री बोल दिया क्या मैंने? कल्चर है, तो द कल्चर ऑफ इंडिया इज रिचर देन एनी अदर कंट्री। कंपैरिजन कल्चर का या कंट्री का? कल्चर का। तो लिखो द कल्चर ऑफ इंडिया इज रिचर देन दैट ऑफ एनी अदर कंट्री। 1111, माई फ्रेंड हु आई लेंट मनी इज नॉट सीन दिस डेज। अब ये दुनिया का दुख यही है, कह रहा है कि अपने दोस्त को पैसा दे दिया, वो आजकल दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो दे ही क्यों दिया? हिले हुए, देना ही नहीं चाहिए था। पैसा दे दो, दोस्त भी गया, पैसा भी गया, एक के साथ एक फ्री। ऐसे की कहानी। एक आदमी था, वो अपने दोस्त को ढूंढता घूमे, बड़ा परेशान। तो उसे किसी ने पूछा, अबे क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो? कह रहा दोस्त को पैसा दिया, 4-5 लाख रुपए, अब वो मिलता नहीं आजकल। तो उसने कहा ढूंढ लो उसे, कहीं पकड़ लो, मिल जाए। उसने कहा वो मैंने उसको पैसे दिए, उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, वो पकड़ में नहीं आ रहा कौन है। नहीं हंसने वाला था, चलो कोई नहीं। सही है सही है, मौज लो, अपनी ऐसी क्रेजी करो। तो खैर, माई फ्रेंड हु आई लेंट मनी इज नॉट सीन दिस डेज। होम, माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, इज नॉट सीन दिस डेज उसका प्रेडिकेट हो गया, ये हो गया हमारी मेन क्लॉज। माई फ्रेंड इज नॉट सीन दिस डेज। अच्छा, उसके बाद ये जो हमने लिखा है हु आई लेंट मनी, ये है सबऑर्डिनेट, ये हमारी है रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज में हम देख रहे हैं लेंट वर्ब जो है ना, उसके साथ सब्जेक्ट आई लिख रखा, ऑब्जेक्ट मनी लिख रखा। अच्छा, लेंट वर्ब जो होती है वो डाई ट्रांसिटिव होती है, इसके साथ व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिखने पड़ते हैं। क्योंकि ये डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो इसके साथ में अभी एक ऑब्जेक्ट और एडजस्ट हो जाएगा, तो ये जो हु है ना, इसको हुम कर दो। लेंट वर्ब जो होती है वो डाई ट्रांसिटिव होती है। डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ में दो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, ट्रांसिटिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मनी हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड हो जाएगा। तो माई फ्रेंड के लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है लेंट वर्ब का, तो उसको हुम लिखो। फिर हमने लिखा एवरी पर्सन हैज डन देयर बेस्ट। हिज, हिज लिखो। अगला देखो, बोथ ऑफ द टू प्लेयर्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड इज टैलेंटेड। आर, आर आ जाएगा। बोथ प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब प्लूरल लिखा करो। अगला देखो, he was not aware of the things and the people who surrounded him, which नहीं that। अब देखो यहाँ पे जो हु हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया ना, इसके दो एंटीसीडेंट्स हैं। एक एंटीसीडेंट है पीपल, एक है थिंग। पीपल के हिसाब से हु ठीक है, लेकिन थिंग्स के अकॉर्डिंग बीच आना चाहिए। अच्छा, थिंग्स के अकॉर्डिंग और विच लिख देंगे तो वो पीपल के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अच्छा, दो रिलेटिव प्रोनाउन लिख नहीं सकते क्योंकि प्रेडिकेट एक ही है, तो कॉमन हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन इन दोनों के लिए दैट हो जाएगा। कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के लिए दैट हो जाएगा। अगला देखो, ही वॉज नॉट अवे, अच्छा तो हो गया मोहन। हम्म, हाँ तो
तू भाई हवन हवन करा ले, नहीं तो किसी दिन तू क्लासर रोता हो जाएगा, वो देख तब तक तोड़ लिया फोन। बॉटल है, रख ले तू, रख ले, अब मत दो, रख। सीधा आदमी है। अबे हिले हुए, वो देख उसको पीपल को और थिंग्स को एंड से नहीं जोड़ रखा तो दोनों कॉमन नहीं हो जाएंगे। थिंग्स और एंड द पीपल नहीं लिख रखा तो दोनों कॉमन नहीं हो जाएंगे। अगला देखो, मोहन इंट्रोड्यूस टू द होस्ट ऑफ द पार्टी। अब इंट्रोड्यूस होती है ट्रांसिटिव, जैसे हमने लिखा मोहन इंट्रोड्यूस, होम डिड ही इंट्रोड्यूस। अब ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कोई भी लिख दो अगर अपनी तरफ से लिखना चाहते हो तो, और नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दो। मोहन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। 116, he received an anonymous message and forwarded the same to all his friends। अब देखो, ये जो द सेम होता है ना, ये लोग वास्तव में प्रोनाउन के तरीके से यूज करने लग गए, लेकिन आदत तो खराब है। ठीक है, लोग यूज करने लग गए। ये सबसे ज्यादा इंग्लिश का नाश हमारा ये स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने वालों ने। ठीक है, इन्होंने जितना ज्यादा नाश मारा है ना, इतने किसी ने नहीं मारा। आज जब बच्चा होता है, छोटा जो होता है ना, वो मुझे लगता है जाता भी सीखने वही है। अड़ोस पड़ोस में गली घर में खुले रहते हैं सब जगह, तो पेरेंट्स सोचते हैं इस बहाने इंग्लिश ही सीख जाएगा। अब पेरेंट्स को क्या पता वो क्या सीखेगा वहां। ठीक है, पेरेंट्स सोचते हैं इंग्लिश सिखाते हैं। मुखर्जी नगर में भी यही होता है, बच्चा पढ़ने आता है, सब तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, नाउन तो पढ़ाएंगे, ऐसे ये भी पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे कहानी कुछ और ही चलती रहती है। वो लोग ऐसे बच्चों को स्ट्रक्चर याद करवा देते हैं, सिखा देते हैं, जो ग्रामेटिकल है या नहीं है, बस बोलचाल में यूज होते हैं। अच्छा, उस समय बच्चा समझ नहीं पाता कि बात केवल बोलने चालने तक है। इंग्लिश को अगर हमें यूज करना है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन के लिए, तो फिर वो दूसरे तरीके से सीखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें वही सीखना समझना पड़ेगा जो हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर पढ़ाते हैं। तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो जो एकेडमिक का सिलेबस है, वो ऑथेंटिक इंग्लिश है। स्पोकन इंग्लिश वाले तो ये बदतमीजी देते हैं। उनके साथ में जिसने 2 4 6 महीने बिता लिए, वो बेचारे की हालत खराब हो जाती है, वो यही लिखवा देते हैं इसमें। तो ये द सेम जो हमने लिखा ना, ये बेसिकली एक डिटर्मिनर होता है, इसको नाउन के साथ लिखा करो। अच्छा, चूंकि ये डिटर्मिनर होता है तो फॉरवर्डेड वर्ड का ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो इसके साथ या तो वो नाउन लिखो जिसको डिटर्मिन करने के लिए यूज हुआ है, द सेम मैसेज, और नहीं तो द सेम को हटाओ, इट लिख दो। अगला देखो, दे हैव इन्वेंटेड अ मशीन विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। कन्वर्ट्स विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसेंट सिंगुलर है, अगर एंटीसेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लिख दो। फिर हमने लिखा द ड्रीम्स ऑफ द रिच आर बिगर देन द पुअर। कंपैरिजन किस में हो रहा है, रिच और पुअर में, उनके ड्रीम्स में। ड्रीम्स में तो लिखो द ड्रीम्स ऑफ द रिच आर बिगर देन दोज ऑफ द पुअर, दोज ऑफ द पुअर। अगला देखो, द कांगो इज ओनली वन ऑफ द रिवर्स दैट क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस। अब देखो, ओनली वन ऑफ द रिवर्स का मतलब क्या, हम द ओनली रिवर माने, मानना ही पड़ेगा। ओनली वन ऑफ द रिवर्स का मतलब हो गया द ओनली रिवर, तो ये सिंगुलर हो गया मीनिंग। अगर ये सिंगुलर मीनिंग हो गया तो क्रॉस की जगह क्रॉसेस लिखो, सिंगुलर वर्ब, द ओनली रिवर दैट क्रॉसेस द इक्वेटर। ये जो 120 क्वेश्चन है ना, देखो इसको भी मैं समझाता हूँ, ये 2 4 क्वेश्चन और डिस्कस हो जाए, तब तक इसका आंसर लिख लो। चाहे तो बोथ को वर्ग के बाद लिखो, दे वर बोथ हैप्पी, आंसर लिख दो दे वर बोथ हैप्पी, बाकी इसको भी मैं समझा देता हूँ। अगला देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज फॉलन, इट इज वन रीजन व्हाई पीपल आर ड्राइविंग मोर दीज डेज। अब देखो, ये जो इट हमने प्रोनाउन यूज किया ना, ये किसकी जगह यूज हो रहा है, प्राइस की जगह, पेट्रोल की जगह, इवेंट की जगह। ये जो पूरा इवेंट है ना, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज फॉलन, इस पूरे इवेंट की जगह प्रोनाउन यूज हो रहा है। अगर ये प्रोनाउन इस पूरे इवेंट की जगह यूज हो रहा है तो इट गलत लिख दे, दिस लिखो, दिस इज। इट पर्सनल प्रोनाउन होता है। अगला देखो, दे थिंक दैट इट इज मी हु स्टॉल देयर लगेज। अब ये जो हमने इज लिखी है लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद मी लिखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हु को, जो कि सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको नॉमिनेटिव केस में लिखो, आई। अब इसको भी लोग बोलचाल में मी बोलने लग गए। वो इट इज मी, इंग्लिश मूवीज देखो उसमें इट इज मी चलता रहता है, वही सबने अडॉप्ट कर लिया। अब वो ग्रामेटिकली सही है गलत है वो किसी को नहीं पता, इट इज मी, इट इज मी, इट इज मी, ऐसी चलती रहती कहानी। अब वही बच्चा जब पेपर देने जाता है तो वो मी को सही मानता है और वो कहीं और एरर ढूंढ लेता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो लैंग्वेज हम बोलते चाहे वो अलग है और ये अलग है। 1 2 3, द कमिटी हैज चोजन देयर न्यू प्रेसिडेंट यूनानिमसली। देखो, ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने पहले डिस्कस किया नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसका आंसर है इट्स न्यू प्रेसिडेंट।
इट्स क्यों आया मैं देखो ये समझा देता हूँ, 1 2 3 ये भी समझा देता हूँ और 1 2 0 ये भी समझा देता हूँ। ये लो असाइनमेंट लेना, बच्चे असाइनमेंट लो। तो ये जो दो क्वेश्चन देखो मैं समझा देता हूँ, इसको इधर से सीखना। हमने एक क्वेश्चन लिखा, द फैमिली वर नॉट एबल टू एंड इट्स डिस्प्यूट। एक सेंटेंस। दूसरा, द कमिटी हैव chosen its president unanimously। देखो ये जैसे हमने फैमिली लिखा है या वो कमिटी लिखा है, ये कलेक्टिव नाउंस है, ठीक है। एक दो और भी ऐसे लिख लेते हैं, काउंसिल है, टीम है, क्रू है, ज्यूरी है, ऑडियंस है, एटसेट्रा। अब देखो जैसे फैमिली, कमिटी, काउंसिल, टीम, क्रू, ज्यूरी, ऑडियंस वगैरह, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउंस है, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपल है। अब इनका ट्रीटमेंट जो सेंटेंस में होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो लोग जिनसे ये ग्रुप बनते हैं एक्ट कैसे कर रहे हैं। अगर वो सारे लोग एज अ होल यूनिट, मतलब एज अ कंप्लीट यूनिट एक्ट करें, तो फिर इनको सिंगुलर मान के ट्रीट किया करो, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर डिटर्मिनर्स और सिंगुलर प्रोनाउंस यूज करो। लेकिन अगर वो लोग जिनसे ये ग्रुप्स बनते हैं वो लोग एज ए सेपरेट इंडिविजुअल्स एक्ट करें, ना कि एज अ कंप्लीट यूनिट, अगर वो सेपरेट इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट करें तो फिर इनको प्लूरल ट्रीट किया करो। मतलब ये जो कलेक्टिव नाउंस हैं ये सिंगुलर भी होते हैं नंबर में, प्लूरल भी होते हैं, वो इनका नंबर डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। वो लोग जिनसे ये ग्रुप्स बनते हैं अगर वो एज अ कंप्लीट यूनिट एक्ट करें तो सिंगुलर, अदरवाइज प्लूरल। नाउ हाउ डू वी नो वेदर दे आर एक्टिंग एज अ यूनिट और एज अ इंडिविजुअल्स? वो सेंटेंस पढ़ोगे तो कोई ना कोई ऐसा हिंट मिल जाएगा, जान जाओगे। अब जैसे देखो हमारी ये सेंटेंस है, इसमें हमने लिखा इट्स डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट किस में होता है, यूनिट में या इंडिविजुअल्स में? इंडिविजुअल्स में। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्यूट वर्ड लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो फैमिली के मेंबर्स है ना, वो एज अ यूनिट एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एज सेपरेट इंडिविजुअल्स एक्ट कर रहे हैं। अगर वो सेपरेट इंडिविजुअल्स एक्ट कर रहे हैं तो ये वर्ब तो सही है, लेकिन ये इट्स गलत है, इसको देयर लिखो। तो हम यहाँ पे फैमिली को प्लूरल मान लेंगे, वर्ब भी प्लूरल लिखेंगे वर, और डिटर्मिनर भी प्लूरल लिखेंगे देयर। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखो यहाँ पे एक एडवर्ब लिखा यूनानिमसली। क्या मतलब होता है यूनानिमसली का? एक मत से, ठीक है, विद अ कंसेंट, सहमति से, बिना किसी कन्फ्रंटेशन या बिना किसी डिस्प्यूट के। तो इसका मतलब कमिटी के मेंबर्स ने अगर यूनानिमसली अपना प्रेसिडेंट चुन लिया तो मेंबर्स ने कैसे एक्ट किया, एज अ यूनिट और एज इंडिविजुअल्स? एज अ यूनिट। अगर इन्होंने एज अ यूनिट एक्ट किया तो ये इट्स तो सही लिखा, ये है वो गलत हो गया। तो हम इसको लिख देंगे हैज। तीसरा एग्जांपल देखो, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन was there was its were there were its। एक और लिख लो, द टीम took its positions in the field। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा? अब देखो ये दोनों तो आने से रहे, ये तो किसी हालत में नहीं आ सकते। वर्ब सिंगुलर लिखोगे तो डिटर्मिनर भी सिंगुलर लिखना पड़ेगा, वर्ब प्लूरल लिखोगे तो डिटर्मिनर भी प्लूरल लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो वर्ब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब है, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये जो हम डिवाइडेड लिख रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा।
तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, तो इसका मतलब जो जजेस थे ज्यूरी के वो डिवाइडेड थे, डिवाइडेड होने का मतलब दे वर नॉट एक्टिंग एज अ यूनिट, अगर वो एज अ यूनिट एक्ट ही नहीं कर रहे थे तो प्लूरल मान लो। तो ये जो डिवाइडेड हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है इससे पता चल गया, वहां पे वो डिस्प्यूट नाउन था उससे पता चल गया, वहां पे यूनानिमसली एडवर्ब है उससे पता चल गया, मतलब कुछ ना कुछ सेंटेंस में हिंट मिल जाएगा अगर ढूंढोगे तो। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमने लिखा था टीम टुक इट्स पोजीशन ऑन द फील्ड। अब जो पोजीशन होती है फील्ड में वो इंडिविजुअल प्लेयर को अलॉट की जाती है पूरी टीम को, इंडिविजुअल प्लेयर की पोजीशंस होती हैं, तो इट्स तो गलत लिख दिया, तो यहाँ पे टीम को प्लेयर्स मान लो प्लूरल। तो ये जो कलेक्टिव नाउंस होते हैं अगर वो लोग जिनसे ये ग्रुप्स बनते हैं एज अ कंप्लीट यूनिट एक्ट करें तो सिंगुलर अदरवाइज प्लूरल। ठीक है, एक ये, एक वो क्वेश्चन तुम्हारा और बच गया, वो भी। हाँ 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 हाँ, क्या तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये तो नहीं पता चलेगा बेटा, ये तो मानना पड़ेगा। तुझे इतना मारूंगा ना तो सुधर जाएगा, समझा? हिले हुए अपने आप सोच ले, ज्यूरी को जाके कोई डिवाइड करेगा क्या? कोई डूअर होगा जो आके डिवाइड करेगा? हाँ तो ऐसे ही पता चलता है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। अगर उसमें कोई डूअर इन्वॉल्व है जो उस काम को कर सकता है तो पैसे मानो, अगर लगता है कोई डूअर नहीं हो सकता तो फिर उसको पास पार्टिसिपल माना करो। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो वो जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया ना उसको समझते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव बोथ दिस कंफ्यूजन। एक, दूसरा, दे बोथ हैव आस्क्ड, आस्क्ड क्या फेस्ड लिखना, हैव फेस्ड दिस कंफ्यूजन। दे बोथ आर confused about it। अब देखो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके थ्रू हमें वो बात समझनी है जो हमने उसमें करेक्शन किया, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको समझने के लिए शुरुआत कहीं और से करते हैं। शुरुआत करते हैं यहां से, दे हैव ऑलवेज टी आफ्टर लंच। दे ऑलवेज हैव हेल्प्ड अस। दे ऑलवेज आर पंक्चुअल। अब ये जो तीन क्वेश्चंस है ना एबीसी, ये समझने थोड़े से हमें आसान रहेंगे, और जब ये समझ में, ये असल में सबको पता होते हैं पहले से ही, जब ये बात समझ में आ जाएगी तो वो भी अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो इन सेंटेंस में जो हमने हैव लिखा ना ये मेन वर्ब है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब हेल्प्ड है। यहाँ पर ये जो बी की फॉर्म हमने आर लिख रखी है मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। उसके बाद ये ऑलवेज है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो अगर तुम पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो तब तक ध्यान रखना जब तक एडवर्ब चैप्टर ना पढ़ाया जाए कि ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, ऑफन है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। इनकी पोजीशन सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले होती है। अब जैसे हैव जो है ना ये मेन वर्ब है तो इससे पहले लिखो। अच्छा यहाँ पे मेन वर्ब हैव नहीं है, यहाँ पे हेल्प्ड है तो उससे पहले लिखो। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे, दे ऑलवेज हैव टी आफ्टर लंच। अच्छा बाकी हमने पढ़ा भी था प्रोनाउन में कि कभी भी किसी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं लिखा जाता। अब देखो ये हैव वर्ब है, टी इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये बीच में वैसे ही गलत लिखा हुआ था। तो इनकी पोजीशन मेन वर्ब से पहले होती है। अगर मेन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी हो तो फिर वो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा लिंकिंग वर्ब जो होती हैं बी की फॉर्म, बी की फॉर्म जो होती है ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब होती हैं। इनके प्रेडिकेट इनके बाद शुरू होते हैं, मतलब इनसे पहले कोई एडवर्ब या कोई कुछ भी लिखा नहीं जाता, ना कोई हेल्पिंग वर्ब, तो इनके सारे एडवर्ब्स इनके बाद आते हैं।
तो जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं इनकी पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले, अगर वो मेन वर्ब बी की फॉर्म ना हो इंडेफिनिट टेंस की, तो उसके बाद लिखे जाते हैं। बी की फॉर्म्स के सारे एडवर्ब्स उनके बाद ही आते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑलवेज नेवर सेल्डम ऑफन की पोजीशन होती है ना, इसी पोजीशन को हमें यहाँ पे दूसरे वर्ड्स पे टैली करना है। अब देखो, ये हैव हमारी वर्ब है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये फेस्ड मेन वर्ब है, ये आर लिंकिंग वर्ब है, कंफ्यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, कंफ्यूजन ऑब्जेक्ट है, ये कंफ्यूजन ऑब्जेक्ट है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड हमने बीच में लिख रखा बोथ। अभी जो बोथ है हमें इसका पता करना है कि है क्या। वैसे तो ये डिटर्मिनर होता है, ये प्रोनाउन होता है। अच्छा, डिटर्मिनर ये हो नहीं सकता। डिटर्मिनर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दिस कंफ्यूजन सिंगुलर नाउन है, ये उसके साथ यूज होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन भी हो नहीं सकता क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होता तो या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है। तो ये जो बोथ है ना, सबसे पहले हमें इसकी पोजीशन पता करनी है कि एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे समझना, बोथ, ईच और ऑल, ये तीन प्रोनाउंस जो होते हैं ना, एम्फिसाइजर्स होते हैं। इनका यूज हम करते हैं नंबर को एम्फिसाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोथ हमने यूज किया, ना तो ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, केवल दे को स्ट्रेस करने के लिए लिखा गया सेंटेंस में। मान लो कोई दो लोग हैं और दोनों को कंफ्यूजन है, तो हम ये बोथ लिखकर ये बात स्ट्रेस कर रहे हैं कि दोनों को कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं कि किसी एक को कंफ्यूजन और एक साथ में फ्री में हो। नहीं आते कई बार दो लोग डाउट पूछ रहे हैं लेकिन डाउट एक ही को होता है, दूसरा फ्री में आ गया, ठीक है। तो ये बोथ लिख देने से क्लियर हो गया कि नहीं दोनों को डाउट है, ठीक है। तो अब जब हम बोथ ईच ऑल का यूज करते हैं किसी पर्सन को मतलब या नाउन या प्रोनाउन को स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, तो इनकी पोजीशन वही होती है जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की होती है, मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर मेन वर्ब बी की फॉर्म हो तो उसके बाद। तो जो पोजीशन ऑलवेज नेवर सेल्डम की होती है, यही पोजीशन बोथ ईच ऑल की हो जाती है अगर हम इनका यूज किसी नंबर को स्ट्रेस करने के लिए यूज करें। मतलब जब ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं तब इनकी पोजीशन वही हो जाती है। एक और एग्जांपल से ये बात समझना, फोर्थ, वी ऑल आर, वी ऑल आर प्रेजेंट टुडे। दूसरा, इसको पहले समझ लेते हैं, वो ईच का मैं अलग से समझाता हूं। अब जैसे हमने ये लिखा, वी आर प्रेजेंट टुडे, अब वी सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस ऑल की हमें जरूरत ही नहीं है, ना तो हम इसको यहाँ पे डिटर्मिनर प्रूव कर सकते हैं, ना ही हम इसे प्रोनाउन प्रूव कर सकते हैं। तो कायदे से या तो इसे हटा दो यहाँ से, सिंपली लिखो वी आर प्रेजेंट। अगर स्ट्रेस करना चाहते हो वीक हो तो इसकी वही पोजीशन यूज करो जो सेंटेंस में उनकी होती है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की, वी आर ऑल प्रेजेंट टुडे, ऐसे लिखो। अच्छा, एक तरीका और भी होता है वैसे सही करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि ऑल को प्रोनाउन बना लो, सब्जेक्ट बना दो सेंटेंस का, ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है। उसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, बोथ ऑफ देम हैव दिस कंफ्यूजन, बोथ ऑफ देम हैव फेस दिस कंफ्यूजन, ऐसे। तो या तो इनको प्रॉपर प्रोनाउन बनाओ सेंटेंस में, सब्जेक्ट बना के लिखो, और नहीं तो इनको इस तरीके से पोजीशन किया करो सेंटेंस में जैसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के जाते हैं। अब एक दूसरे एग्जांपल से देखो, ये बात और थोड़ी सी कंसोलिडेट कर लेते हैं। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, ही सेंट देम अ गिफ्ट। दूसरा हमने लिखा, दे सेंट हिम अ गिफ्ट। ये दो सेंटेंस हमने लिखे, ही सेंट देम अ गिफ्ट एंड ही सेंट हिम, दे सेंट हिम अ गिफ्ट। अब इस फर्स्ट सेंटेंस का मतलब क्या माने, उस एक पर्सन ने एक गिफ्ट उन सबके लिए भेज दिया कि अपना अलग अलग डिवाइड कर लें, या उन सबको एक एक सेपरेट गिफ्ट भेजा। ही सेंट देम अ गिफ्ट का मतलब क्या मानोगे, एक गिफ्ट भेजा उसने उन सबके लिए, या सबको एक एक अलग अलग भेजा। पता नहीं पागलों को, इसका मतलब ये मानना पड़ेगा उसने एक गिफ्ट उन सबके लिए भेज दिया कि अपना बांट लें। लेकिन अगर ऐसा ना रहा हो, एक सेपरेट गिफ्ट हर एक के लिए रहा हो, तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईच लिखो। अब ईच लिख देने से कंफर्म हो जाएगा कि ईच जो होता है ना, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब कोई चीज एक नहीं मैनी हो। तो अगर हम यहाँ पे ईच लिख देंगे ना, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि गिफ्ट एक नहीं है, वो हर एक के लिए एक है मतलब। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, दे सेंट हिम अ गिफ्ट। अगर यही लिखा हो कहीं पे तो इसका मतलब हम क्या माने, इसका मतलब ये माने कि उन्होंने एक गिफ्ट उसको भेज दिया, कि उन्होंने सबने एक एक भेज दिया। इसका मतलब ये मानना पड़ेगा उन्होंने एक गिफ्ट उसको भेज दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सबने एक एक गिफ्ट भेजा हो, मतलब वो वाली बात, अगर हमें स्ट्रेस करना पड़ा हो कि सबने एक एक गिफ्ट भेजा, तो हमें ई चूज करना पड़ेगा। तो इसकी पोजीशन वही हो जाएगी जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की होती है, मेन वर्ब से पहले, दे इज सेंट हिम अ गिफ्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है,
ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे ईच बोथ ऑल का, तब तो ये लास्ट में लिखना, लेकिन सब्जेक्ट के लिए यूज करोगे तो इनकी पोजीशन वही यूज करना जो इनकी ऑलवेज नेवर सेल्डम की होती है। दे ईच सेंट हिम अ गिफ्ट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उन्होंने हर एक ने उसको गिफ्ट भेजा। चलो, तो बाकी ये प्रोनाउन का अपना रिवीजन करना, अब कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सभी को बाय।